स्कोर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 3 के उन सभी प्रश्नों को जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 100% क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए फिर देरी न करते हुए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान क्या होगा। हमको y का मान निकालना है इस वाले प्रश्न के अंदर, और ये वाला प्रश्न 2025 में ऑलरेडी आया हुआ है। चलिए इस वाले प्रश्न को कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण हमको दे रखी है उसको नोट कर लेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11। अब कुछ नहीं करना, x बराबर 1 जो है ना हमारा, वो इस समीकरण के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है ना भाई, इस समीकरण के अंदर पुट कर देंगे। तो x बराबर 1 रखने पर क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 गुना x की जगह मैंने 1 रखा प्लस 3y और बराबर में चल रहा है हमारा 11 है। अब देखो 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 3y बराबर 11। उसके बाद 2 प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3y बराबर बचेगा आप लोगों का। 11 माइनस 2 करोगे तो 9 बच जाएगा। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड लेकर के जाऊंगा तो 3 जाएगा हमारा डिवाइड में, तो 9/3 हो जाएगा। अब 9 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा भाई, 3 तिया 9। इसका मतलब है y बराबर आ जाएगा हमारा 3, और y का मान ही तो हमको निकालना था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 के अंदर बोला गया है यदि 3x जमा 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। ये प्रश्न 2025 में भी आया हुआ है। चलिए कर लेते हैं इसको। सबसे पहले जो वैल्यू हमको दे रखी है इसको नोट कर लेते हैं एक बार। 3x जमा 5y और बटे में है हमारा कितना भाई, बटे में हमको दे रखा है 3x माइनस 5y और बराबर में है हमारा 7/3। ये मैंने नोट कर लिया। इसको नोट करने के बाद कुछ नहीं करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा ना तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x जमा 5y में, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3x जमा 5y। ऐसे ही 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 5y में, तो कितना बनेगा 7 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3x माइनस 5y। ये हो जाएगा भाई। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9x प्लस लगा देंगे। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करनी है हमको 5y में, तो कितना बनेगा, 3 5 15। ये बन जाएगा 15y और बराबर आ जाएगा 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x में तो 7 21 हो जाएगा, 7 21x। और ऐसे ही 7 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 5y में, तो कितना बनेगा, माइनस का 7 5 35, माइनस का 35y बन जाएगा। अब x वालों को एक साइड ले लो और y वालों को एक साइड ले लो। अब 21x है, इधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 9x माइनस 21x बराबर 15y प्लस का था, इधर दाई हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 35y पहले से ही था और माइनस का 15y और हो जाएगा। तो देखो 9x माइनस 21x करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 9x माइनस 21x करेंगे तो 21x में से 9x घट जाएगा हमारा, कितना बचेगा 12x बच जाएगा। कितना बचेगा भाई 12x, लेकिन माइनस की ज्यादा थी इसलिए माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 12x बच जाएगा बराबर माइनस का 35y है और माइनस का ही 15y है, तो दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद माइनस लगा देंगे। तो 35 और 15 कितना होता है भाई, 35 और 15 हो जाता है हमारा 50, तो यानी कि माइनस का 50 आ जाएगा, माइनस का 50y आ जाएगा। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, y मल्टीप्लाई में अगर मैं y को इधर लेकर के आऊंगा तो x के अपॉन में चला जाएगा, ये बन जाएगा x अपॉन y। ऐसे ही 12 मल्टीप्लाई में था x के, अगर इधर लेकर के जाऊंगा तो इधर ना ये 50 के अपन में आ जाएगा, यानी कि 50/12 हो जाएगा, 50/12 हो जाएगा। ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है भाई, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। तो देख लो एक बार, 2 से 12 तो चला जाएगा 6 बार, और 2 से 50 चला जाएगा आप लोगों को 25 बार, यानी यानी x/y बराबर आ जाएगा 25/6। और अगर इसी को अनुपात में हमको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 25/6, यही तो लिख सकते हैं, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 25/6 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 25/6 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 25/6 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में बोला गया है 2x जमा 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। ये प्रश्न 2022 और 2023 में भी आया हुआ है। चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको समीकरण दे रखी है इन दोनों को एक बार नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x जमा 3y और बराबर 18। इसको मान लेते हैं समीकरण 1।
उसके बाद जो दूसरा समीकरण है उसको भी नोट कर लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 2। ये हो जाएगा समीकरण 2। चलिए इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमको करने के लिए क्या बोला है इसने, हमको हल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो हल ज्ञात कर लेते हैं भाई। हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे इस वाले प्रश्न के अंदर। तो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी भी एक पद को हमको विलुप्त करना होता है। चलिए देख लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के अंदर जो x और y वाले हमारे पद है सभी अलग अलग है। तो सिंपल तरीके से घटा के या जोड़ के हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते कुछ भी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक पद को सेम बनाना पड़ेगा। चलिए मैं x वाला जो पद है ना हमारा, इसको सेम बना लेता हूँ। देखो ऊपर 2x है और नीचे खाली x है। तो समीकरण 2 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे भी हमारा 2x बन जाए। तो आप सभी का उत्तर होना चाहिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, जो x है वो 2x बन जाएगा। आगे कुछ भी बने हमारा, ठीक है ना, हमको 2x बनाना था, 2x बन जाएगा। तो सिंपल क्या करना है भाई, समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करनी है। चलिए कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर। चलिए भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2y बराबर 2 गुना 2, ये हो जाएगा भाई। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2x, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2y में, कितना बनेगा, माइनस का 4y बन जाएगा। चलिए माइनस का 4y बन गया बराबर दा, ये और हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। कितना मानेंगे भाई, समीकरण 3 मान लेंगे। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को माइनस कर देना है। क्या करना है भाई, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देना है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर। चलिए घटा लेते हैं। फिर समीकरण 1 नोट कर लेते हैं सबसे पहले, 2x जमा 3y बराबर 18। ये है हमारी समीकरण 1। इसके नीचे समीकरण 3 को नोट कर लेते हैं, 2x माइनस 4y बराबर 4। समीकरण 3 हो गई हमारी। चलिए लिख लिया हमने। अब घटाने के लिए क्या करेंगे भाई, जो नीचे वाली समीकरण होती है ना उसके साइन चेंज कर देते हैं, उलट देते हैं उसको, है ना। जो प्लस का वो माइनस का और जो माइनस का वो प्लस का। 2x हो जाएगा हमारा माइनस का, माइनस का 4y यही हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का। इतना कर लिया। अब देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है भाई। 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का। आगे देख लो, प्लस का 3y और प्लस का 4y कितना हो जाएगा, प्लस का 7y हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 7y। और 18 माइनस 4 करने पर आएगा हमारा 14, यानी y बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ से 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2। अब जो y की वैल्यू हमारी आई है, इसको समीकरण 1, 2 या फिर 3 जिसमें हमारी मर्जी होगी उसमें रख देंगे, वहां से x का मान निकल के आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में y बराबर 2 रख देते हैं, तो कितना बनेगा आप लोगों का, 2x जमा 3y था तो 3 गुना में आ जाएगा 2 और बराबर में 18, ये हो गया भाई। या फिर 2x जमा 3 दूनी 6 बराबर में 18। अब ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 18 माइनस 6। और 18 माइनस 6 कितना होता है भाई, 18 माइनस 6 हो जाता है 12। या फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 12/2, और 12/2 का मतलब होता है सीधा सीधा 6, यानी x का मान आ जाएगा हमारा 6। चलिए x बराबर 6 आ गया और y बराबर 2। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, x बराबर 6 y बराबर 2 ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है भाई, x बराबर 6 और y बराबर 2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका अंतर 2 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये वाला प्रश्न जो है ना हमारा 2023 और 2025 में भी आया हुआ है। चलिए इसको कर लेते हैं। इस वाले प्रश्न को करने के लिए मैं ऑप्शन का यूज करूंगा, ठीक है ना। इसने क्या बोला भाई, दो संख्याओं का योगफल 8 है। अब ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग अगर दो संख्या 6 और 2 हो तो इनका योगफल कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी अगर इन दोनों का मैं योगफल करने की कोशिश करता हूँ तो 8 आ जाएगा। सी के अंदर भी 8 आएगा और डी के अंदर आ जाएगा हमारा 2 और 1 3। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है भाई, ऑप्शन डी हमारा नहीं हो सकता। एक ऑप्शन तो हमने कैंसिल कर दिया। अब इसने आगे क्या बोला भाई, उन संख्याओं का अंतर 2 है। संख्याओं का अंतर कितना है, 2। अब यहाँ पर देखना, अगर मैं 6 माइनस 2 करूंगा तो कितना आएगा, 6 माइनस 2 करने पर 4 आ जाएगा। तो अंतर आना चाहिए था 2 लेकिन आया 4, तो ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन बी में देख लो भाई, 5 माइनस 3 करने पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऑप्शन सी में चलते हैं, 7 माइनस 1 करने पर कितना आ जाएगा भाई, 7 माइनस 1 करूंगा ना तो 6 आएगा, लेकिन अंतर तो 2 आना चाहिए था। तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 4 भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर
-16 संपाती रेखाएं निरूपित करती है। ठीक है, के का मान हमको निकालना है और ये प्रश्न हमारा 2024 में भी आया हुआ है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। और ये प्रश्न मैं करा रहा हूँ ना आप लोगों को, ये मैं एमसीक्यू सोचकर नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, ये अगर आप लोगों के मान के चलिए 2 नंबर में भी प्रश्न आ गया तो आप लोगों को पूरी थ्योरी करा रहा हूँ मैं इसकी कैसे करना है। ठीक है, करने का तरीका भी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए करना शुरू कर देते हैं। फिर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो समीकरण हमको दे रखी है दोनों की दोनों, उनको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। करने का तरीका देख लीजिए। ठीक है, इसके बराबर में मैं समीकरण 2 लिख लेता हूँ, ऊपर या नीचे तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो ये हो जाएगा 6x माइनस के वाई बराबर -16। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। क्लियर। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ना a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेना है। समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। ये तो निकालना आता होगा ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान हो जाएगा तुम्हारा जो x का गुणांक होगा वो 3, b1 का मान होता है हमारा y का गुणांक यानी कि -1, और c1 होता है हमारा अचर पद 8। ऐसे ही समीकरण 2 से क्या करना है, a2 b2 c2 का मान निकाल लेना है। चलिए निकाल लेते हैं इसको भी। तो a2 बराबर आ जाएगा 6, b2 बराबर आएगा हमारा माइनस का k, और c2 बराबर भी हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा। ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, इसलिए प्लस का 16 लिया है। इतना करने के बाद क्या करना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का मान निकालना है। इतना करने के बाद क्या करना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का मान निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तब तब a1 अपॉन a2 बराबर हो जाएगा हमारा कितना भाई, 3/6। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हो तो इतना आएगा 1/2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। b1 की वैल्यू है हमारी -1 और b2 की वैल्यू है -k। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 अपॉन k बच जाएगा। इसी के साथ c1 अपॉन c2 का मान निकाल लेते हैं। 8/16, इसको थोड़ा हल करूंगा तो आ जाएगा तुम्हारा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का मान हमने निकाल लिया। अब क्या बोला इसने, जो समीकरण युग्म हमको दे रखा है ये संपाती रेखा निरूपित करता है। ठीक है ना, संपाती रेखा निरूपित करता है। और अगर समीकरण युग्म हमारा संपाती रेखा और अगर सम, और समीकरण और अगर समीकरण युग्म हमारा और यदि समीकरण युग्म हमारा संपाती रेखा निरूपित करता है, तब कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा, वो कंडीशन आप लोगों की हो जाएगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है या फिर ये कंडीशन हमको दे रखी है तो संपाती रेखा निरूपित होगी। और इसने तो बोला है ना कि जो समीकरण युग्म हमारा है वो संपाती रेखा निरूपित करता है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, समीकरण युग्म संपाती रेखा निरूपित करता है तब तब क्या होगा भाई, तब आप लोगों का हो जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यू रख दीजिए। a1 अपॉन a2 का मान आया था हमारा 1/2, ऐसे ही b1 अपॉन b2 का मान आया था हमारा 1/k, और c1 अपॉन c2 का मान भी हमारा 1/2 आ गया था। अब किन्हीं भी दो को लेकर के इसको हल कर लेना है। जैसे स्टार्टिंग वाले दो ले लो, तुम्हारी मर्जी है, या फिर लास्ट वाले दो ले लो। ठीक है ना, किन्हीं भी दो को लेकर के इसको हल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग वाले दोनों ले लेता हूँ, इन दोनों को ले लेता हूँ। चलिए इन दोनों को मैं नोट कर लेता हूँ इस साइड में। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/2 बराबर 1/k क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k की मल्टीप्लाई होगी आप लोगों की 1 में, तो k 1 जा k आ जाएगा, और 2 की जब मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 एकम 2 आ जाएगा। तो k का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा 2, और k का मान निकालने के लिए इस प्रश्न के अंदर हमको बोला गया था। ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी के अंदर 2 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 भी हमने कर लिया। अब प्रश्न नंबर 6 करने, प्रश्न नंबर 5 भी इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। अब इस प्रश्न के अंदर बोला गया है, रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 का या k हल हो गए। हमको हल बताना है बेसिकली, एक हल होगा या अनेक हल होंगे या फिर एक भी हल नहीं होगा। ये वाला प्रश्न भी हमारा 2024 में आया हुआ है। चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा, जो हमको समीकरण युग्म दे रखे है उसको सबसे पहले नोट करना है। चलो कर लेते हैं। तो x बराबर सबसे पहले हमको y दे रखा था, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मैं y को इधर लेकर के जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक, ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब जो दूसरा समीकरण था उसको नोट कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 0, और ये इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 2।
समीकरण एक और समीकरण दो हमने नोट कर ली। उसके बाद वही करना है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से ये लिखने के बाद क्या करना है, A1 B1 C1 का मान निकाल लेना है। A1 का मान क्या आएगा, जो x का गुणांक होगा कितना, 1। ऐसे ही B1 का मान जो y का गुणांक होगा कितना आ गया, माइनस का 1। और C1 का मान क्या होता है, अचर पद, लेकिन अचर पद तो समीकरण एक में नहीं है, तो C1 का मान हो जाएगा हमारा 0। ऐसे ही समीकरण दो के अंदर चलते हैं, ऐसे ही समीकरण दो के अंदर चलते हैं और समीकरण दो से क्या करेंगे, A2 B2 C2 का मान निकाल लेंगे। A2 का मान आ जाएगा 1, B2 का मान आएगा हमारा 1 और C2 का मान इस बार फिर 0 हो जाएगा क्योंकि अचर पद इसके अंदर भी नहीं है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान हमने निकाल लिया। अब क्या कर सकते हैं हम, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 का मान निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा भाई, A1 का मान 1 और A2 का मान भी 1 है हमारा। ठीक है, ये आ गया A1 अपॉन A2 का मान। ऐसे ही B1 अपॉन B2 को निकाल लेते हैं। B1 का मान माइनस का 1 और B2 का मान माइनस का नहीं प्लस का 1 होगा। ठीक है, ये B1 अपॉन B2 का मान आ गया -1 अपॉन 1। ऐसे ही C1 अपॉन C2 का मान निकालेंगे। इसमें तो C1 भी हमारा 0 है और C2 भी 0 है। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 का मान हमारा ये आ जाएगा। चलिए इतना कर लिया। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, अनुपातों की तुलना करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर। इतना लिखने के बाद अनुपातों की तुलना कर लेंगे। अब देखिए अनुपातों की तुलना करके आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऊपर ही, A1 अपॉन A2 का मान कितना आया था, 1 अपॉन 1। B1 अपॉन B2 का मान कितना था, -1 अपॉन 1। क्या है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो नीचे लिख देते हैं A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और इतना याद रखना, अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो C1 अपॉन C2 का मान लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। और अगर आप लोगों की कंडीशन बन रही है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इस वाली कंडीशन में हल कितने होते हैं अभी, इस वाली कंडीशन में हमको एक हल मिलता है। कितना, एक हल। तो यहाँ पे लिखेंगे केवल एक हल, केवल एक हल। और इस एक हल को ही हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए के अंदर बोला गया है कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी के अंदर बोला गया है असीमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये वाला भी गलत है। ऑप्शन सी के अंदर बोला गया है अद्वितीय हल होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अद्वितीय हल का मतलब कितना है, केवल एक हल होता है। क्लियर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है। रेखाएं कैसी है, इस बार परस्पर समांतर है, तो k का मान क्या होगा, k का मान हमको निकालना है। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले जो समीकरण हमको दे रखी है उनको नोट कर लेते हैं। 3x प्लस 2ky बराबर 2, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। क्लियर। समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं। 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 2 हो जाएगी हमारी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 के नीचे लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये लिखने के बाद A1 B1 C1 का मान निकालेंगे। A1 का मान कितना होता है तुम्हारा, जो x का गुणांक होता है वो होता है A1 का मान 3। ऐसे ही B1 का मान जो y का गुणांक होगा कितना आ जाएगा 2 के। और C1 का मान होता है अचर पद, कितना आएगा -2, क्योंकि 2 हमारे इधर जा करके माइनस का हो जाएगा। चलिए अब समीकरण 2 से लिख देते हैं यहाँ पर, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 से क्या करेंगे, A2 B2 C2 का मान निकाल लेंगे। तो A2 का मान आएगा हमारा 2, B2 का मान आ जाएगा 5 और C2 का मान आ जाएगा 1। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है भाई, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 का मान निकाल लेना है। तो A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, क्योंकि A1 की वैल्यू थी हमारी 3 और A2 की वैल्यू थी 2, तो कितना आ गया 3/2। अब B1 अपन B2 का मान निकाल लेते हैं। B1 का मान था हमारा 2 के, जबकि B2 का मान था हमारा 5, तो 2 के बटे 5 आ गया। C1 अपॉन C2 निकालेगी कितना आएगा, -2/1। क्लियर, ये कर लिया। अब रेखाएं जो हमारी थी ना वो परस्पर समांतर थी। रेखाएं कैसी थी, परस्पर समांतर। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, यदि रेखाएं परस्पर समांतर है तब क्या होगा, तब आप लोगों की कंडीशन बन जाएगी A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्योंकि रेखा इस बार कैसी थी, परस्पर समांतर थी, इसलिए कंडीशन क्या बन गई हमारी, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसके अंदर मान रख देते हैं। A1 अपॉन A2 का मान कितना आया था हमारा, ये आ गया था 3/2।
ऐसे ही बी वन अपॉन बी टू का मान था हमारा 2 के बटे 5। सी वन अपॉन सी टू का मान कितना था भाई हमारा माइनस का 2/1। अब लास्ट वाले से के का मान नहीं निकाला जा सकता, तो स्टार्टिंग वाले से निकाल लेते हैं भाई। स्टार्टिंग के दोनों ले लेते हैं, तो इन दोनों को मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर 2 के बटे 5। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई होगी आप लोगों की 3 में, तो कितना हो जाएगा 3×5 = 15। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई करनी है 2 के में, तो ये बनेगा बराबर 4 के। या फिर के बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है और दूसरी साइड लेकर के जाऊंगा तो जाएगा डिवाइड में, तो बनेगा आप लोगों का 15/4। तो के का मान हो जाएगा इसी के साथ हमारा 15/4, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है हमको 15/4, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 भी हमारा समाप्त हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 के अंदर हमको अभिकथन और कारण दिया हुआ है। सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। अभिकथन के अंदर बोला गया है रेखीय समीकरण 3x + 2y = 12 और 5x - 2y = 4 का ग्राफ एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं दर्शाता है। और अगर ग्राफ के अंदर रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारी? कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चलिए इस कंडीशन को चेक करने के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकालना पड़ेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालना पड़ेगा। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों को नोट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों समीकरणों को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 2y = 12। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसके अंदर से सबसे पहले a1 b1 c1 का मान निकाल लेते हैं। तो a1 का मान आ जाएगा हमारा 3, b1 का मान आएगा 2 और c1 का मान आ जाएगा -12। ऐसे ही क्या करता हूँ मैं, जो दूसरा समीकरण हमको दे रखा है उसको नोट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। इसके अंदर से a2 b2 c2 का मान निकाल लेते हैं। a2 का मान आएगा हमारा कितना 5, b2 का मान आ जाएगा हमारा -2 और c2 का मान आ जाएगा -4। उसके बाद क्या करना है, a1/a2 और b1/b2 का मान निकाल लेना है। तो a1/a2 का मान कितना आ जाएगा भाई, a1/a2 का मान आ जाएगा 3/5। ऐसे ही b1/b2 का जब मैं मान निकालूंगा तो कितना आएगा, b1 का मान है 2 और b2 का मान था -2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्लियर नजर आ रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ग्राफ के अंदर रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, यानी कि अभिकथन ये हमारा सत्य हो जाएगा। चलिए इसका कारण देख लेते हैं। क्या कारण बिल्कुल सही है। यदि दो रेखीय समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के लिए a1/a2 यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू है भाई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो वे रेखाएं एक दूसरे को काटती है। बिल्कुल सही बात है भाई, यही तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी। इसका मतलब क्या है, कारण भी हमारा सत्य हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए के अंदर इसने बोला है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, यहाँ तक करेक्ट है। और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, यहाँ तक भी सही बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 भी इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 के अंदर बोला गया है ज्ञात कीजिए कि रेखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत। चलिए इस प्रश्न को कर लेते हैं। संगत और असंगत के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। इस प्रश्न को हल करते करते ही मैं आप लोगों को संगत और असंगत के बारे में भी बता दूंगा। तो इस वाले प्रश्न को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो समीकरण हमको दे रखी है इनको नोट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x - 3y = 8 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। चलिए ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा समीकरण दे रखा है इसको नोट कर लेते हैं। 4x - 6y = 9 और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। क्लियर, इतना कर लिया। इतना करने के बाद समीकरण 1 से क्या करना है अभी, समीकरण 1 से a1 b1 और c1 का मान निकाल लेना है। तो a1 का मान कितना आएगा, जो x का गुणांक होता है वो क्या होता है a1 का मान 2, b1 का मान कितना आ जाएगा, जो y का गुणांक होता है -3 और c1 होता है हमारा अचर पद यानी कि -8। -8 इसलिए लिया क्योंकि 8 जब इधर जाएगा ना बाई ओर तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही समीकरण 2 में देख लेते हैं। समीकरण 2 से भी क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से भी हम a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ से भी a2 का मान में सीधा सीधा निकाल लेता हूँ, इसके ऊपर हमने कई क्वेश्चन पहले भी कर लिए हैं, ठीक है ना। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालने में अब तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो a2 का मान आ जाएगा हमारा 4, b2 का मान आएगा हमारा -6 और c2 का मान आ जाएगा हमारा -9, क्योंकि 9 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा -9। इतना करने के बाद क्या करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकाल लेना है। तो a1/a2 कितना हो जाएगा भाई,
A1 का मान था हमारा 2, A2 का मान था हमारा 4। इसको आगे सरल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही B1 अपन B2 का मान निकालेंगे। B1 का मान था -3 और B2 का मान था -6। माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मान भी हमारा 1/2 आ जाएगा। क्लियर। अब C1 अपन C2 का मान निकाल लेते हैं। C1 का मान था -8 और C2 का मान था हमारा -9। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 8/9। क्लियर। अब कुछ नहीं करना, अनुपातों की तुलना करनी है। क्या करना है भाई? अनुपातों की तुलना करनी है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे अनुपातों की तुलना करने पर। अब इतना करने के बाद आप लोगों को सीधा सीधा नजर आ रहा है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 दिया गया है। अनुपात के अंदर हमारा क्या आया हुआ है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आया हुआ है। तो इसको नोट कर लेते हैं। A1/A2 क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी? 1/2। B1/B2 इसकी भी वैल्यू 1/2 थी, तो इसलिए दोनों बराबर आ गए। लेकिन C1/C2 की वैल्यू कितनी थी? 8/9। तो ये इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा C1/C2 के। क्लियर। इतना कर लिया। अब ये बताइए, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इस कंडीशन में हमको कितने हल प्राप्त होते हैं? एक भी हल प्राप्त नहीं होता ना, क्योंकि दोनों रेखाएं हमारी कैसी होती है? समांतर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। संगत और असंगत वाले को ऐसे ही करना है, कोई हल नहीं। और अगर हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं हो रहा है तो रैखिक समीकरण युग्म हमारा कैसा हो जाएगा? रैखिक समीकरण युग्म हमारा असंगत हो जाएगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। रैखिक समीकरण युग्म हमारा कैसे हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। लेकिन अगर हमको एक भी हल प्राप्त हो रहा है ना, तो रैखिक समीकरण युग्म हमारा संगत हो जाएगा। क्लियर। अगर हमको एक भी हल प्राप्त हो रहा है, एक या एक से ज्यादा, तो रैखिक समीकरण युग्म हमारा संगत हो जाएगा। अगर इतना समझ में आ गया तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, अतः रैखिक समीकरण युग्म हमारा असंगत होगा। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 के अंदर बोला गया है k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। केवल एक हल प्राप्त हो रहा है हमको भाई इस कंडीशन में, ठीक है ना। और ये वाला प्रश्न हमको 2022, 23 और 25 में भी देखने को मिला था। चलिए इसको हल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले दोनों समीकरणों को नोट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस ky बराबर 1। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। उसके बाद जो समीकरण है हमारा दूसरा, उसको भी नोट कर लेते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 7। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने नोट कर लिया। अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से a1, b1 और c1 का मान निकाल लेंगे। a1 का मान आ जाएगा हमारा 2, b1 का मान आएगा k और c1 का मान आ जाएगा -1। ऐसे ही समीकरण 2 से भी हमको क्या करना है? ऐसे ही समीकरण 2 से हमको A2, B2, C2 का मान निकाल लेना है। तो A2 का मान आएगा हमारा 3, B2 का मान आ जाएगा हमारा -5 और C2 का मान आएगा हमारा -7। क्लियर। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का मान आप लोगों को निकालना है। तो A1/A2 बराबर हो जाएगा, A1 का मान था हमारा 2 जबकि A2 का मान था 3, तो A1/A2 आ गया हमारा 2/3। B1/B2 निकाल लेते हैं। B1 का मान k था और B2 का मान था हमारा -5, तो B1/B2 बराबर आ गया k/-5। C1/C2 निकाल लेंगे। C1 का मान हमारा कितना था? -1। कितना था? -1। और बटे में आ जाएगा C2 का मान -7। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 1/7। 1/7 आ गया। चलिए अब यहाँ पर ना इन दोनों समीकरणों का केवल एक अद्वितीय हल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? केवल एक अद्वितीय हल दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है आप लोगों का A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो सिंपल सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखनी है। क्या लिखना है? यदि एक अद्वितीय हल दिया है तब क्या हो जाएगा भाई? तब आप लोगों का सीधा सीधा बन जाएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर। अब इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए। A1/A2 का मान आया था हमारा 2/3 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 का मान आया था हमारा k/-5। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है भाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो k की मल्टीप्लाई 3 में कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये बन जाएगा 3k। कितना बनेगा भाई? ये बन जाएगा हमारा 3k इज नॉट इक्वल टू, उसके बाद माइनस के 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। या फिर k इज नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 3 हमारा मल्टीप्लाई में दाई ओर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो k इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा हमारा, तो k इज नॉट इक्वल टू आ जाएगा हमारा -10/3। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा।
प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। साथ ही साथ हमको रैखिक समीकरण युग्म भी दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। और ये वाला प्रश्न सीधा सीधा एनसीईआरटी से लिया गया है। सेम ऐसे ही प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए इस वाले प्रश्न को भी सेम ऐसे ही कर लेते हैं जैसे पहला वाला प्रश्न किया था हमने, प्रश्न नंबर 9। सेम ऐसे ही प्रश्न था वो भी। चलिए करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण हमको दे रखी है उनको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x + 2y = 5। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। ये हो जाएगी समीकरण 1। उसके बाद दूसरे वाला समीकरण भी नोट कर लेते हैं, 2x - 3y और बराबर में 7। ये हो जाएगी समीकरण 2। अब समीकरण 1 से a1, b1 और c1 का मान निकाल लेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 = 3, b1 = हो जाएगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा हमारा 5। इधर जाएगा ना तो ये 5 बन जाएगा माइनस का, तो -5। ऐसे ही समीकरण 2 से हम क्या करेंगे भाई, a2, b2, c2 का मान निकाल लेंगे। तो a2 बराबर आएगा हमारा 2, b2 बराबर आ जाएगा -3 और c2 बराबर आएगा हमारा -7। क्योंकि 7 इधर जाएगा ना, क्योंकि 7 इधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, -7 आ जाएगा। तो a1, b1, c1, a2, b2, c2 का मान हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है भाई, a1/A2, b1/B2 और c1/C2 का मान निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो a1/A2 बराबर कितना आ जाएगा, a1 का मान 3 और a2 का मान 2, तो 3/2 आ जाएगा। चलिए b1/B2 का निकाल लेते हैं। b1 का मान है हमारा 2, जबकि b2 का मान है हमारा -3। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं -2/3। b1/B2 का मान भी निकल गया। अब c1/C2 का मान निकाल लेते हैं। c1/C2 बराबर हो जाएगा -5 और बटे में -7। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 5/7। अब कुछ नहीं करना भाई, अनुपातों की तुलना करनी है, ठीक है ना। अनुपातों की तुलना करनी है तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, अनुपातों की तुलना करने पर। अब जब हम अनुपातों की तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि जो a1/A2 का मान है वो b1/B2 के मान के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा a1/A2 बराबर नहीं है b1/B2 के। और अगर a1/A2 b1/B2 के बराबर नहीं है तो हमको केवल एक ही हल प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं केवल एक हल, और ये लिख करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। क्लियर। अब अगर हमको हल प्राप्त हो रहा है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, अगर मुझको एक या एक से अधिक हल प्राप्त होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं उस रैखिक समीकरण युग्म को संगत बोल सकता हूँ। और अगर मुझको एक भी हल प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो रैखिक समीकरण युग्म हमारा असंगत हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या है भाई, हमको एक हल प्राप्त हो रहा है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म हमारा कैसा हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म हमारा संगत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी के बारे में लिखना है, अतः रैखिक समीकरण युग्म हमारा संगत होगा। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है 2x = 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 4 संतुष्ट हो। और यह प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। क्लियर है, ये प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको समीकरण दे रखी है इनको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x = 3y और बराबर में आ जाएगा 11। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक इसके नीचे जो दूसरा समीकरण है उसको भी नोट कर लेंगे, 2x - 4y और बराबर में है हमारा कितना भाई, -24। और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको हल करना है। कैसे करेंगे भाई, हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे इसको हल करने के लिए। चलिए समीकरण 1 के अंदर देखिए 2x दिया हुआ है और समीकरण 2 के अंदर भी 2x दिया हुआ है। तो समीकरण 1 के अंदर भी 2x है हमारा और समीकरण 2 के अंदर भी 2x है। तो इसको विलुप्त करना काफी आसान है, इसको विलुप्त करना काफी आसान है। चलिए इसको विलुप्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। चलिए घटा देते हैं। फिर सबसे पहले समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं, 2x = 3y और बराबर में 11। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। ठीक इसके नीचे समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं, 2x - 4y बराबर में आ जाएगा -24। और ये है हमारी समीकरण 2। घटा देते हैं दोनों को। घटाने पर क्या होगा भाई, जो नीचे वाला समीकरण है उसके साइन चेंज हो जाएगी, जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। क्लियर। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर लो। जैसे 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का। आगे इसको सरल कर लो भाई,
3y प्लस का है और 4y भी हमारा प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा बराबर 11 और प्लस 24 कितना होगा 35 हो जाएगा भाई। यानी 7y बराबर आ गया 35, या फिर y बराबर कितना आ जाएगा 35/7, 35/7, या फिर y बराबर कितना हो जाएगा 7×35 5 आ जाएगा। यानी y का मान आ गया हमारा 5। अब x का मान निकालने के लिए y बराबर 5 समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। चलिए फिर समीकरण 1 में रख देते हैं y बराबर 5, तो हो जाएगा ये 2x जमा 3y, तो 3×5 और बराबर में आ जाएगा 11, या फिर 2x जमा 3×5 = 15 और बराबर में 11। अब ये 15 प्लस का है, अगर मैं इसको दाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये जाएगा आप लोगों का माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 15, या फिर 2x बराबर कितना आ जाएगा भाई 11 माइनस 15 करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, या x बराबर आ जाएगा -4/2। -4/2 का मतलब कितना होगा -2, यानी x का मान आ जाएगा हमारा -2। इतना कर लिया भाई, इतना कर लिया, तो एक तो उत्तर हमारा यहीं पर आ जाएगा क्योंकि आधा प्रश्न हो गया हमारा। इसने हल करने के लिए बोला था ना समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो हमने हल कर दिया। हल करने पर x बराबर 2 आया है और y बराबर 5 आया है, इसलिए एक तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, एक उत्तर हो जाएगा हमारा x बराबर 2, x बराबर -2 और y बराबर 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः हल, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आधा तो प्रश्न हमने कर लिया, अब आधा कर लेते हैं। आधे में क्या बोला था इसने, m का मान निकालने के लिए बोला था अभी, चलिए निकाल लेते हैं। इसने हमको दे रखा है y बराबर mx जमा 4। अब कुछ नहीं करना, जो हमको ये वैल्यू दे रखी है इसके अंदर y और x का मान रख देने हैं। चलिए रख देते हैं। y बराबर हमारा कितना आया था 5, मैंने 5 रख दिया। m मल्टीप्लाई x का मान था हमारा -2, ये रख दिया मैंने, प्लस में 4 आ गया। अब 4 प्लस का है, अगर मैं इसको इधर लेकर के जाऊंगा बाई और, तो ये जाएगा माइनस में, कितना बनेगा 5 -4, और m की मल्टीप्लाई -2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा -2m हो जाएगा भाई। क्लियर। 5 -4 करने पर कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा, 1 बराबर -2m, या फिर m बराबर कितना आ जाएगा भाई, m बराबर आ जाएगा -1/2। m बराबर कितना आ जाएगा -1/2। m का मान निकालने के लिए बोला था ना इसने, तो m का मान आ गया हमारा -1/2, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन दोनों संपूरक कोणों को ज्ञात कीजिए। क्लियर। और ये वाला जो प्रश्न है ना हमारा एनसीईआरटी से लिया गया है और 2022 में भी आया था। तो चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं, इसको करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं हल लिख देता हूँ सबसे पहले। उसके बाद आप लोग एक बात बताइए, हमसे क्या पूछा है इसने, हमसे दोनों के दोनों संपूरक कोण पूछे है ना, तो दोनों के मान लेंगे भाई। जो भी हमसे पूछेगा ना इन वाले प्रश्नों के अंदर ये, तो हम क्या करेंगे, उसी को हम मान लेंगे। तो इसने संपूरक कोण पूछे है ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, माना माना दो संपूरक कोण x और y है। इतना लिखने के बाद अब आप लोग एक बात बताइए, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन अगर संपूरक कोण ना देकर के ये कोटिपूरक कोण दे देता, तो तब याद रखना है आप लोगों को, दो कोटिपूरक कोणों का योग 180 डिग्री ना होकर के 90 डिग्री हो जाता है। क्या बोला मैंने, दो कोटिपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, संपूरक कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे x + y = 180 डिग्री। ये लाइन तो अपने पास से ही लिखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। अब देख लीजिए प्रश्न के अंदर क्या बोला है इसने। प्रश्न के अंदर बोला है, जो बड़ा कोण है हमारा, जो बड़ा कोण है हमारा वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्लियर। यानी कि अगर मैं बड़ा कोण x को मानता हूँ, चलो इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं बड़ा, और y को मान लेते हैं छोटा, ठीक है। इससे आप लोगों की समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बड़े कोण में से क्या करता हूँ भाई, छोटा कोण माइनस कर देता हूँ, तो कितना आएगा 18 डिग्री, क्योंकि बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इतना कर लिया, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2, ये हो जाएगी समीकरण 2। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देता हूँ, और यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। चलिए अब समीकरण 1 को नोट कर लेता हूँ, x + y बराबर 180 डिग्री। साथ ही साथ जो हमारे समीकरण 2 है उसको भी नोट कर लेते हैं, x - y बराबर 18 डिग्री। दोनों को जोड़ देते हैं भाई, दोनों को जोड़ देते हैं। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो y प्लस का है और एक y माइनस का है, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों के दोनों x हमारे प्लस के है, तो कितना हो जाएगा 2x, और दाई ओर कितना हो जाएगा 180 + 18, ये बनेगा 198 डिग्री। कितना बन जाएगा 198 डिग्री, या फिर x बराबर आ जाएगा 198/2। 198 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा भाई, 2 × 18 और 2 × 18, यानी x का मान आ जाएगा 99 डिग्री।
एक्स का मान आ जाएगा हमारा 99 डिग्री। अब जो एक्स का मान आया है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा देख लीजिए। एक्स की जगह कितना लिखना है हमको 99 डिग्री, 99 मैंने लिख दिया, प्लस वाई और बराबर में आ गया 180 डिग्री। अब जो 99 है हमारा वो प्लस का था, दाई ओर जाएगा माइनस को हो जाएगा, यानी वाई बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री। या फिर वाई बराबर कितना आ सकता है हमारा 180 में से 99 जाएगा तो बचेगा आप लोगों का 81 डिग्री। ठीक है, उत्तर तो हमारे आ गए, लेकिन करना कैसे है, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि पहला संपर्क कोण हमारा कितना है और दूसरा संपर्क कोण कितना है। चलिए लिख देते हैं। ठीक है, इतना लिख दोगे और यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 13 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। और ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है और 2019 में भी ये वाला प्रश्न आ चुका है। सबसे पहले आप लोग अर्ध परिमाप निकालना सीख लीजिए। सबसे पहले मैं परिमाप का फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। परिमाप का सूत्र क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए। जो हमारा परिमाप होता है, जो हमारा परिमाप होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है हमारा दो गुना ब्रैकेट के अंदर आ जाता है लंबाई जमा चौड़ाई, भाई इसके बराबर होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हुई है, यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालने की बात हुई है। यानी कि अगर मैं परिमाप को 2 से डिवाइड करूंगा तो अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। और अगर मैं बाई ओर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझको दाई ओर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखना 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और परिमाप को 2 से भाग करने पर कितना आएगा हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा। कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर मैं अर्ध परिमाप लिख देता हूँ, अर्ध परिमाप। और जो अर्ध परिमाप होगा हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा लंबाई जमा चौड़ाई की। यानी कि किसी भी आयत की लंबाई और चौड़ाई को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मुझको अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगर इतना समझ में आ गया है ना तो इसको करना शुरू कर देते हैं। इसको करने के लिए क्या करना है, जो इसने पूछा है सबसे पहले उसी को लेट करना है। क्या पूछा है इसने, बाग की विमाएं हमसे पूछी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई पूछी है। तो मान लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माना आयताकार बाग की लंबाई x और चौड़ाई y है। तब क्या होगा भाई, अब प्रश्न अनुसार हमको चलना है भाई। जो प्रश्न के अंदर बोला है उसी के अनुसार हमको चलना है। देखो यहाँ पर अर्ध परिमाप कितने दे रखे हैं 36 मीटर, जबकि अर्ध परिमाप हमारा किसके बराबर था, अर्ध परिमाप हमारा लंबाई और चौड़ाई के योग के बराबर था। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ लंबाई कितनी थी हमारी x और चौड़ाई थी हमारी y। इन दोनों को जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा 36 मीटर के बराबर, क्योंकि अर्ध परिमाप हमारा 36 मीटर दिया हुआ है। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36 मीटर और ये हो जाएगी समीकरण 1। क्लियर, ये हो जाएगी समीकरण 1। अब आगे देख लीजिए क्या बोला इसने, इसने आगे बोला था हमको जिसकी लंबाई लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कहने का मतलब ये है अगर मैं लंबाई में से चौड़ाई को माइनस करूंगा तो मुझको 4 मीटर मिलेगा। ठीक है ना। या फिर चौड़ाई के अंदर अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो वो लंबाई के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर कर देते हैं, अगर मैं लंबाई में से चौड़ाई को घटाता हूँ तो कितना आएगा भाई, 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इस वाले प्रश्न को भी मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और 2 को इस वाले प्रश्न के अंदर भी विलोपन विधि से हल कर लूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर। उसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को नोट कर लेना है। तो ये हो जाएगा x जमा वाई बराबर 36, समीकरण 1। इसके नीचे समीकरण 2 को नोट कर लेंगे, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं भाई। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। y से y कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का। और आगे देखिए क्या होगा, x और x कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा 2x, 36 जमा 4 कितना हो जाएगा 40। तो ये आ जाएगा। या फिर x बराबर कितना आएगा 40 बटे हो जाएगा 2 और 40 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। यानी x बराबर आ गया हमारा 20। अब जो x का मान आया हमारा इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसमें तुम्हें आसान लगे उसमें रख दो। मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ इस बार। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या रखना है भाई, x बराबर 20 रखना है। तो क्या हो जाएगा 20 माइनस वाई बराबर 4। या फिर अगर मैं 20 को इधर लेकर के जाऊंगा ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 20 कितना बचेगा भाई, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये बच जाएगा माइनस का 16। क्लियर, माइनस वाई बराबर आ गया माइनस का 16। या फिर माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर आ जाएगा 16, वाई बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, एक्स और वाई का मान हमारा आ गया। और हमने क्या माना था अभी, लंबाई तो मानी थी एक्स और चौड़ाई मानी थी वाई। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी लंबाई है वो आ जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई आ जाएगी हमारी 16 मीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं
अतः लंबाई बराबर हो जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी हमारी 16 मीटर। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 15 में बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, लेकिन 2020, 22, 23 और 24 में पहले ही आ चुका है। अब इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये वाला प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले ये बताइए इसने क्या पूछा हमसे, इसने संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे उन दोनों संख्याओं को मान लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, तब क्या होगा भाई। अब प्रश्न को पढ़ करके देख लीजिए, प्रश्न के अंदर क्या बोला इसने, स्टार्टिंग में देखिए क्या बोला इसने, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। इसका मतलब क्या है भाई, अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाए, अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाए तो किसके बराबर आएगा अंतर इनका, 26 के बराबर आ जाएगा। क्लियर, यानी x में से मैंने y घटाया तो किसके बराबर आ गया, 26 के। और ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब आगे प्रश्न को पढ़ लीजिए, आगे क्या बोला इसने, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो बड़ी संख्या है ना हमारी वो छोटी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं छोटी संख्या में 3 से गुना करूं तो बड़ी संख्या के बराबर आ जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा हमारा 3y के। ठीक है ना, छोटी संख्या y थी हमारी, y में मैंने 3 की मल्टीप्लाई की तो 3y हो गया, और जो 3y है हमारा x के बराबर हो जाएगा। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 3y को इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, इसका मतलब x माइनस 3y बराबर हो जाएगा हमारा 0 के। और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब कुछ नहीं करना भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। कुछ नहीं करना, क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेना है। और विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ना है घटाना करते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस बार ना मुझको x को विलुप्त करना है भाई, और x के जो साइन है वो सेम है, दोनों प्लस के है। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा, या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। इतना लिखने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 को नोट कर लेता हूँ, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26। ये हो गई हमारी समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं, इसके नीचे x माइनस 3y बराबर 0, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। चलिए घटा लेते हैं फिर। जब हम घटाते हैं क्या करते हैं भाई, नीचे वाले समीकरण के जो साइन होते हैं ना उसको चेंज कर देते हैं, जो माइनस का होता है वो प्लस का, और जो प्लस का होता है वो माइनस का। क्लियर, इतना करने के बाद क्या करते हैं भाई, जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देख लीजिए, y हमारा माइनस का है और 3y हमारा प्लस का है, तो कितना बचेगा, प्लस का 2y बच जाएगा। कितना बचेगा, प्लस का 2y बराबर 26 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा भाई, 26 ही आ जाएगा। यानी y बराबर आ जाएगा 26/2, या फिर 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो y का मान आ गया हमारा 13। y का मान कितना आ जाएगा भाई हमारा, y का मान आ जाएगा 13। अब जो y का मान हमारा आया है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में रख देता हूँ। अब देखिए समीकरण 2 में रखना कितना आसान है भाई, समीकरण 2 के अंदर रखना कितना आसान है। यहाँ पर देखिए x माइनस 3 गुना y का मान कितना था 13 बराबर 0, या फिर x माइनस 13 थे 39 बराबर 0, और जब 39 हमारा इधर जाएगा ये हो जाएगा प्लस का, तो x का मान आ जाएगा हमारा 39। x का मान कितना आएगा हमारा 39 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः बड़ी संख्या 39 होगी तथा छोटी संख्या 13 होगी। क्लियर है भाई, बड़ी संख्या होगी 39 और छोटी संख्या होगी हमारी 13, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में बोला गया है, ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रेखिक समीकरण निकाय 3x माइनस वाई बराबर 2, 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनंततः अनेक हल है। कितने हल है भाई, अनेक हल है। और ये वाला प्रश्न 2022 और 2023 में भी आया हुआ है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। वैसे इतना हार्ड नहीं है ये, बस थोड़ा आप लोगों को समझना है। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को समझना है। अगर आप लोग समझ गए तो बहुत इजी प्रश्न होने वाला है ये। कैसे करना है, सबसे पहले दोनों समीकरणों को एक बार नोट कर लेते हैं। क्या क्या दे रखा है हमको, 3x माइनस वाई बराबर 2, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। और ठीक इसी के बराबर में क्या करेंगे, जो दूसरा समीकरण दे रखा है उसको भी नोट कर लेते हैं, 9x माइनस 3y बराबर 6। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इसने बोला है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ग्राफीय विधि से इसने हल करने के लिए बोला है, तो ग्राफीय विधि में हमको क्या करना होता है भाई, ग्राफीय विधि में हमको सारणी बनानी पड़ती है, समीकरण 1 के लिए भी और समीकरण 2 के लिए भी। चलिए मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ।
सारणी बनाने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए दो दो हल निकाल लेने हैं, यानी कि x और y के दो दो मान निकाल लेने हैं। और ये सब कुछ काम ना आप लोगों ने कक्षा 9 में ही करना सीख लिया था। चलिए फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, समीकरण 1 के लिए अगर मुझे x और y के दो दो हल निकालने हैं, दो दो मान निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं समीकरण 1 को नोट कर लेता हूँ। 3x माइनस वाई बराबर 2। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, x का अपनी मर्जी से कोई भी एक मान ले लूंगा। जैसे मैं यहाँ पर ना x बराबर 0 ले लेता हूँ। कितना लेता हूँ भाई, x बराबर 0। x बराबर 0 लेकर के ना समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x, x की जगह 0 आ जाएगा, माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ पर देखिए 3 की जब 0 में मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। कितना बच गया, माइनस वाई बराबर 2, या फिर y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। यानी अगर मैं x बराबर 0 लेता हूँ तो y का मान आता है माइनस का 2। तो एक हल तो ये हो गया। x बराबर 0 लेने पर कितना आया, y का मान माइनस का 2। ठीक इसी प्रकार क्या करूंगा, मैं x बराबर इस बार में 1 ले लेता हूँ। अब देखो x बराबर 1 तुम ले लूंगा, लेकिन जो y का मान है ना, y का जो मान होगा वो भिन्न आ जाएगा। और भिन्न से हमको इन प्रश्नों के अंदर बचना है। वैसे हो जाएगा उससे भी, लेकिन जो प्रश्न होगा ना हमारा थोड़ा कठिन हो जाएगा। बाकी और कोई बात नहीं है। चलिए x बराबर 1 ना लेके ना मैं x बराबर 2 ले लेता हूँ। तो x बराबर जब मैं 2 लूंगा ना इसके अंदर, x बराबर जब मैं 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 माइनस वाई बराबर 2। और ये बनेगा 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 2। अब 6 को अगर मैं इधर लेकर के जाऊंगा, 6 को इधर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का। कितना बचेगा भाई, माइनस वाई तो इधर बच जाएगा और इधर हो जाएगा 2 - 6। 2 - 6 का मतलब कितना होता है, माइनस का 4। माइनस वाई बराबर आ गया -4। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई का मान आ जाएगा 4। यानी अगर मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो y का मान कितना आएगा भाई, 4 आ जाएगा। समीकरण 1 के लिए जो सारणी है वो कंप्लीट हो गई। अब समीकरण 2 के लिए कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैंने मिटा दिया। अब समीकरण 2 के लिए मैं सारणी बना लेता हूँ। सबसे पहले वही करना है, समीकरणों को नोट कर लेना है। नोट करने के बाद x बराबर 0 रखा सबसे पहले। कितना हो जाएगा भाई, 9 गुना 0 माइनस 3y बराबर 6। ये तो 0 हो गया। माइनस 3y बराबर कितना आ गया, -3y बराबर आ गया हमारा 6। या फिर y बराबर कितना हो जाएगा, 6/-3। ठीक है। और जब इसको मैं हल करूंगा, 3 × 3 3 दूनी 6, तो माइनस का कितना आएगा 2। यानी x बराबर 0 रखने पर y का मान आता है हमारा माइनस का 2। एक हल प्राप्त हो गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं। x बराबर क्या रखता हूँ इस बार में, x बराबर 1 रख देता हूँ। चलिए x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, देखिए 9x था तो 9 × 1 हो जाएगा, -3y और बराबर में 6। ये हो गया भाई, 9 × 9 9 -3y और बराबर में 6। 9 को जब मैं इधर लेकर के आऊंगा ना, इस साइड, ठीक है भाई, 9 को जब मैं इधर लेकर के आऊंगा दाई ओर, तो 9 हमारा कैसे हो जाएगा, 9 हमारा माइनस का हो जाएगा। और ये बन जाएगा हमारा -3y बराबर 6 - 9। 6 - 9 का मतलब कितना होता है भाई, 6 - 9 का मतलब होता है -3। यानी -3y बराबर आ गया -3। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा, 3/3। 3/3 का मतलब है 1। यानी अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो y का मान कितना आता है हमारा, 1 आ जाता है अभी। x बराबर 1 रखने पर y का मान कितना आता है, 1। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, समीकरण 2 के लिए जो सारणी थी ना उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया। चलिए इसको भी मिटा लेता हूँ एक बार में, इसको मिटा लेता हूँ। अब सारणी बनने के बाद आप लोगों को करना क्या है वो समझ लीजिए। सारणी बनने के बाद आप लोगों को सीधा सीधा ग्राफ बना लेना है। चलिए मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ। ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की जो रेखाएं होगी उनको ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित कर लेना है। कैसे करना है वो देख लीजिए। मैं यहाँ पर दो बिंदु ले लेता हूँ सबसे पहले आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। एक ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु। इन दोनों बिंदुओं में क्या है, जो पहले वाला बिंदु है इसके निर्देशांक हो जाएगा 0, -2, ठीक है। और जो दूसरा बिंदु है इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2, 4। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित कर देंगे। कक्षा 9 में आप लोगों ने सीख लिया था वैसे ये। चलिए कर लेते हैं फिर। एक्स पे कितना चलोगे, एक्स पे चलना है 0 और वाई पे चलना है -2। तो देखो यहाँ पर मैं एक्स पे 0 चला, ये चल दिया भाई मैं एक्स पे 0। अब वाई पे कितना चलना है, -2, तो नीचे को चलना पड़ेगा। ये रहा -2, ये रहा आप लोगों का -2। तो ये वाला जो बिंदु आया हमारा एक्स पे 0 चलने पर और वाई पे -2 चलने पर आया है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हो गए वो हो जाएगा 0, -2। ठीक। अब दूसरे वाला जो ये बिंदु है, ठीक इसी प्रकार इसको भी दर्शा लेते हैं। एक्स पे 2 चलना है और वाई पे, एक्स पे 2 चलना है और वाई पे 4। चलिए कर लेते हैं इसको भी। एक्स पे 2 चलना है तो दाई ओर चलना पड़ेगा और वाई पे 4 चलना है तो ऊपर की ओर चलना पड़ेगा। ठीक ऐसे, ठीक है।
अब यहाँ पर जो हमको बिंदु मिल गया भाई ये वाला, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हमारे निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2,4। ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा खींच लेनी है। चलिए खींच लेते हैं। अब ये जो रेखा हमारी आई है, ये समीकरण एक वाली रेखा है ना, तो इसके ऊपर समीकरण एक को लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई और बराबर में 2। ये समीकरण एक की रेखा हो गई। ऐसे ही समीकरण दो के लिए भी रेखा बना लेते हैं। ठीक है ना। तो पहला बिंदु जो होगा हमारा, उसका निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, -2। और दूसरे बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 1, 1। तो सबसे पहले इस बिंदु को मैं क्या करता हूँ, ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित कर लेता हूँ, 0, -2। तो 0, -2 वाला तो ये रहा ना पहले से ही, तो ये हो जाएगा हमारा 0, -2। ठीक है, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अब दूसरे वाला बिंदु देख लो, जिसके निर्देशांक 1, 1 है। कितने है भाई, 1, 1। तो एक्स पे तो चलना पड़ेगा हमको एक, दाई ओर प्लस का है, और वाई पे भी हमको एक चलना पड़ेगा। इस बार प्लस का एक है ना, तो ऊपर की ओर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिल जाएगा भाई, यहाँ पर इसी रेखा के ऊपर, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 1, 1। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली एक रेखा खींच लेते हैं। ये रेखा मैंने खींच ली। अब ये वाली रेखा जो है ना, पहले वाली रेखा के ऊपर आई हुई है। अब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर आई हुई है। अगर दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है, तो इस कंडीशन में हमारे अनेक हल हो जाते हैं। इस कंडीशन में हमारे कितने हल हो जाते हैं, अनेक हल हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस रेखा की जो समीकरण है उसको लिख लेता हूँ भाई। इस रेखा की जो समीकरण थी उसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3y और बराबर में 6। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर दो लाइन लिखनी है और वही आप लोगों को उत्तर हो जाएगा। क्या लिखना है, क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है अतः इनके अनेक हल होंगे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 भी इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में बोला गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। आगे इसने बोला है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हमको क्या करना है, वह भिन्न ज्ञात करनी है भाई। ठीक है ना, उस भिन्न को हमको ज्ञात करना है। और ये वाला प्रश्न जो है ना, हमारा एनसीईआरटी से लिया गया है। साथ ही साथ ये प्रश्न हमारा 2023 और 2025 में भी आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, इसने पूछा क्या है इसके अंदर। इसके अंदर इसने भिन्न ही तो पूछा है, तो हम क्या करते हैं भाई, जो भी हमसे पूछते हैं उसी को हम मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, भिन्न को मान लेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने भिन्न को ना x/y मान लिया। ठीक है ना, x/y में भिन्न मान करके चल रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रश्न अनुसार चलेंगे। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या है भाई, अब हमको प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है। जो भी प्रश्न के अंदर बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। प्रश्न के अंदर क्या बोला है इसने, पहले वाली लाइन में देखना, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश में कितना जोड़ने के लिए बोला है इसने, एक, तथा हर में से एक घटा दे। हर में से क्या घटाना है, एक। तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न किस में बदल जाती है, एक में, यानी कि एक के बराबर हो जाती है। यानी ये हमारी भिन्न हो गई भाई, x/y हमारी भिन्न हो गई। इसने क्या बोला, अंश में एक जोड़ दे और हर में से क्या करना है, एक घटा दे। तो जो भिन्न है हमारी वो किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। क्लियर। प्रश्न अनुसार हमको ये मिल गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं। y-1 को जब मैं इधर लेकर के जाऊंगा ना, y-1 को, तो ये होगा मल्टीप्लाई में। और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दो, किसी भी संख्या में कर दो, सेम संख्या आ जाती है। यानी x+1 बराबर आ जाएगा हमारा y-1। कितना आएगा भाई, y-1। सभी को एक तरफ लेकर के जाएंगे। अब देखो यहाँ पर y, जब मैं इधर लेकर के जाऊंगा ना y को, तो y जाएगा हमारा माइनस में, y जाएगा हमारा किसमें भाई, माइनस में। और जो 1 है हमारा, ये माइनस का था, इधर जाकर के हो जाएगा प्लस का। पहले से ही 1 था और +1 एक हो आ गया, तो कितना हो गया, प्लस के 2 हो गए, यानी +2। और बराबर में आ जाएगा 0। बराबर में कितना आएगा भाई, 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। चलिए इतना काम हो गया। अब सेकंड लाइन देख लीजिए, दूसरी लाइन में क्या बोला इसने। दूसरी लाइन में इसने बोला, यदि हर में एक जोड़ दे, कितना जोड़ दे, एक, तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/2। चलिए कर लेते हैं। हमारी भिन्न है x/y। x/y मैंने लिख लिया। इस बार खाली हर के अंदर एक जोड़ने हैं, और एक जोड़ने पे क्या हो जाता है भाई, जो हमारी भिन्न है वो 1/2 हो जाती है। यानी 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 2 की मल्टीप्लाई x में करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर, और 1 की मल्टीप्लाई करनी है y+1 में, तो कितना आएगा, y+1 ही आ जाएगा। y+1 ही आ जाएगा। सभी को एक साइड लेकर के चलते हैं फिर, तो कितना हो जाएगा, 2x, y प्लस क्या है, इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। 1 भी प्लस का था, दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2।
क्या मानेंगे भाई इसको? समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के अंदर देख लीजिए भाई ध्यान से। देखो यहाँ पे y हमारा माइनस का है और इधर समीकरण 2 के अंदर भी y हमारा माइनस का है। ठीक है, अब इनको कैंसिल आउट करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। चलिए घटा लेते हैं। फिर सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, यानी x माइनस वाई जमा 2 बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण 1। समीकरण 2 लिख लेते हैं भाई, 2x माइनस वाई माइनस 1 और बराबर में 0। ये हो गई हमारी समीकरण 2। घटा लेते हैं। घटाने पे क्या होगा? जो नीचे वाली समीकरण है उसके साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ना उसको कैंसिल कर लो। देखो यहाँ पे y माइनस का है और एक नीचे y प्लस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बच गया? x माइनस 2x करोगे तो कितना बचेगा भाई? खाली बच जाएगा हमारा कितना? माइनस x। यहाँ पे देखो प्लस का 2 और प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 1 कितना होगा? प्लस का 3 और बराबर में 0। या फिर x को माइनस के x को जब मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो प्लस का x हो जाएगा और बराबर में 3 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 3 बराबर x हो जाएगा। या फिर मैं इसको पलट के लिख देता हूँ, x बराबर कितना? 3। तो x का मान आ गया हमारा 3। x का मान कितना आ गया भाई? 3 आ गया। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 या समीकरण 2 में x बराबर 3 रख देना है। ठीक है ना, वहां से y का मान निकल के आ जाएगा। तो मैं इसको ना समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए भाई रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या रखना है? x बराबर 3 रखना है। समीकरण 1 हमारा ये रहा। ठीक है, समीकरण 1 हमारा ये रहा, इसके अंदर रखना है। तो x बराबर मैंने 3 रखा, माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। अब देखो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5, माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। माइनस का y भी जब इधर जाएगा दाई ओर तो प्लस को हो जाएगा, यानी y बराबर भी हमारा कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा हमारा 5। तो x बराबर आ गया हमारा 3 और y बराबर आ गया 5। इसका मतलब क्या है भाई? हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हमने क्या मानी थी? x बटे y, तो भिन्न हमारी हो जाएगी 3 बटे 5। चलिए लिख देते हैं फिर यहाँ पर, अतः भिन्न होगी बराबर 3 बटे 5 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 17 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 के अंदर बोला गया है, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी से वाला प्रश्न लिया गया है, 2022, 23 और 24 में ऑलरेडी आया हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का, इसको करके जाना ही जाना है आप लोगों को। तो आप लोग देख लीजिए कैसे करना है। इसने क्या पूछा इस वाले प्रश्न के अंदर? संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे? हम संख्या को मान लेंगे। ठीक है ना भाई, संख्या को मान लेंगे। और जो हमारी संख्या है ना, ये कैसे बनी हुई है? दो अंकों को मिला करके बनाई गई है। इसका मतलब एक अंक तो है हमारा इकाई का और एक अंक है दहाई का। तो दोनों अंकों को अलग अलग हमको मानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। और अगर इकाई का अंक हमारा x है और दहाई का अंक हमारा y है, तब हमारी संख्या क्या होगी भाई? तब हमारी संख्या क्या होगी? तब हमारी संख्या बन जाएगी कितना? 10y प्लस x। ये हमारी संख्या बन जाएगी। मैं यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूँ, 61 है ना, 61। इसमें इकाई का अंक तो हो गया 1 और दहाई का अंक हो गया हमारा 6। क्लियर? अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 6 गुना 10 जमा 1। बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसमें ये वाला तो हो गया हमारा इकाई का अंक और ये हो गया हमारा दहाई का अंक, यानी कि 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा दहाई के अंक के। ठीक है, मैंने ठीक इसी प्रकार तो किया है यहाँ पर भी, है ना, y के मल्टीप्लाई में 10 लिया है। तो समझ में आ गया संख्या कैसे बनी हमारी ये? अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे देख लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। अगर ये समझ में आ गया तो आगे देख लीजिए। अब हमको करना क्या है? अब हमको प्रश्न अनुसार चलना है भाई। जो भी प्रश्न के अंदर बोला है इसने उसी के अनुसार हमको चलना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रश्न अनुसार। ये लिख लिया। ये लिखने के बाद ऊपर देखिए पहले वाली लाइन में, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना दे रखा है इसने? 9। ठीक है ना, 9 दे रखा है। तो चलिए अंकों का योग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ x जमा वाई और बराबर में कितना आ जाएगा? 9, क्योंकि x और y हमने अंक माने थे। तो ये बन जाएगी हमारी समीकरण 1। अंकों का योग 9 आ गया, समीकरण 1 बन गई। अब दूसरी लाइन में देख लीजिए क्या बोला इसने। इसमें बोला यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए, संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। बनने वाली संख्या क्या होगी? मूल संख्या से 27 अधिक होगी। यानी कि जो संख्या हमारी बनेगी उसमें से अगर मैं मूल संख्या माइनस करूंगा तो कितना प्राप्त होगा? हमको 27 प्राप्त होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास संख्या है ना ये वाली, इसके अंकों को पलट देते हैं। अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी हमारी क्या हो जाएगी? वो संख्या हो जाएगी हमारी 10x जमा वाई।
ये संख्या हो जाएगी भाई। इसमें से क्या करेगी, इसमें से मूल संख्या को माइनस करेगी। मूल संख्या क्या थी हमारी 10y प्लस एक्स। मूल संख्या से मतलब है जो हमारी पहली संख्या बनी थी। ठीक है, घटाने पर क्या आता है हमारा 27 आ जाता है। कितना आता है भाई 27 आ जाता है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो कैसे होगा, 10x जमा वाई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो जो माइनस का है वो प्लस का और जो प्लस का है वो माइनस का, दोनों प्लस के है तो दोनों माइनस की हो जाएगी। तो माइनस 10y और माइनस एक्स हो जाएगा और बराबर में 27 चल ही रहा है हमारा। ठीक है, अब देखो 10x माइनस एक्स कितना बचेगा 9x। अब यहाँ पर देखो प्लस का y और माइनस का 10y कितना बचेगा, माइनस का 9y बच जाएगा और बराबर में 27। क्लियर। अब इसके अंदर देखो भाई कितना कॉमन आएगा, 9 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई और बराबर में 27। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, जो 9 है हमारा ये वाला, ये मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको इधर लेकर के जाऊंगा ये जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 27/9। अब मैं अगर 27 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, x माइनस वाई का मान आ जाएगा 9 3 27। क्लियर है, कितना आ जाएगा, x माइनस वाई का मान आ जाएगा 3। और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। क्या मानेगा भाई, समीकरण 2। अब देखो हमारे पास समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है। अब हमको करना क्या है, x और y का मान निकालना है। विलोपन विधि का यूज कर लेते हैं। ठीक है, विलोपन विधि का यूज कर लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे। यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेता हूं मैं, x जमा वाई बराबर 9। ये हो गई हमारी समीकरण 1। इसके नीचे समीकरण 2 को लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण 2। दोनों को जोड़ लेते हैं भाई। कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। y प्लस का है और एक y माइनस का है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए क्या बचेगा, ये x प्लस का है हमारा और ये वाला x भी प्लस का है। तो x जमा x कितना होगा, x जमा x हो जाएगा हमारा 2x। आगे देखिए 9 में जब 3 जोड़ेगी कितना होगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 9 और 3 12 हो जाएगा। या फिर x बराबर कितना आएगा, 12/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और x बराबर आ जाएगा हमारा 2 6 12 6। x का मान कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो x बराबर 6 आया है ना हमारा, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए इस बार समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा भाई, देख लीजिए। समीकरण 2 हमारी ये रही। ठीक है, समीकरण 2 हमारी ये रही। यहाँ पे क्या रखना है हमको, x बराबर 6 रखना है। तो 6 माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं y को इधर लेकर के जाऊंगा दाई ओर तो y हो जाएगा हमारा प्लस का, और 3 को अगर मैं इधर लेकर के आता हूँ बाई ओर तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी 6 माइनस 3। या फिर y बराबर कितना आएगा, 6 माइनस 3 कितना होता है 3। y का मान आ जाएगा 3। क्लियर। इसका मतलब क्या है भाई, जो हमने इकाइकांक x माना था वो तो आ गया 6, और जो दहाइकांक हमने y माना था वो आ गया 3। इसलिए जो हमारी संख्या होगी वो कितनी बन जाएगी, संख्या बन जाएगी हमारी इसी के साथ 36। कितनी बन जाएगी, 36। चलिए लिख देता हूँ, अतः संख्या होगी, कितनी हो जाएगी संख्या, संख्या हो जाएगी हमारी 36। ठीक है ना, जिसके अंदर इकाइकांक तो है हमारा 6, x का मान 6 आया था ना, और दहाइकांक है हमारा कितना भाई 3। दहाइकांक है हमारा 3 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 18 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। कितनी थी भाई, 3 गुना थी नूरी की आयु सोनू की आयु की। 10 वर्ष पश्चात क्या हुआ, जो नूरी की आयु थी सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। ठीक है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। हमको क्या करना है, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। और ये वाला प्रश्न भी हमने एनसीईआरटी से लिया है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये बताइए, इसने पूछा क्या इस प्रश्न के अंदर, इस प्रश्न के अंदर इसने नूरी और सोनू की आयु पूछी है ना, तो चलिए दोनों की आयु मान लेते हैं। अब आप लोग ऊपर देखिए भाई क्या बोला इसने, ऊपर इसने बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। क्या था भाई, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। सबसे पहले 5 वर्ष पहले की उन दोनों की आयु निकाल लेते हैं। भाई नूरी की आयु अगर x वर्ष है फिलहाल, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x माइनस 5 वर्ष, इतनी तो रही होगी। ये आ गई हमारी नूरी की आयु। ऐसे सोनू की आयु निकाल लेते हैं। सोनू की आयु वर्तमान में y वर्ष है, और अगर इसमें से मैं 5 माइनस करता हूँ तो 5 वर्ष पहले की आयु निकल के आ जाएगी। अब इसने प्रश्न अनुसार क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। यानी कि अगर मैं सोनू की आयु में 3 से गुना करता हूँ तो नूरी की आयु हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, नूरी की आयु हमको प्राप्त हो जाएगी। चलिए ये बन गया। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, हल करके देख लेते हैं क्या बनता है हमारा। ये हो जाएगा x माइनस 5 और बराबर में 3 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y, और आगे देखिए माइनस 5 में मल्टीप्लाई करेगा 3 की तो कितना होगा, 3 5 15 माइनस का 15 है।
क्लियर। अब सभी को एक साइड लेकर के जाता हूँ भाई, इन दोनों को मैं इधर लेकर के आऊंगा, ठीक है। अब देखो एक प्लस का है, इसमें 3y प्लस का है और माइनस का है 15, तो 3y तो हो जाएगा हमारा माइनस का और 15 हो जाएगा प्लस का। तो कितना बनेगा, x माइनस 5 माइनस 3y प्लस 15 और बराबर में आ जाएगा 0। आगे देखिए x माइनस 3y माइनस 5 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। और इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। कितना मानेंगे भाई, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए इतना कर लिया। इतना करने के बाद आगे देख लीजिए क्या करना है। अब आगे देख लीजिए क्या करना है। अगली लाइन में देखिए क्या बोला इसने, अगली लाइन में इसने बोला 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात बोला है ना इसने, तो सबसे पहले 10 वर्ष पश्चात की उनकी आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान में उनकी आयु कितनी थी, एक्स और वाई। चलिए नूरी की आयु निकाल लेते हैं, 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो जाएगी एक्स प्लस 10, ठीक है ना। और ऐसे ही सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 10, ठीक है, वाई प्लस 10 हो जाएगी। और इसने बोला क्या है भाई, इसने बोला है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी अगर सोनू की आयु में 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो बराबर आ जाएगी नूरी की आयु की। ये हो गया। अब इसको भी हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 और बराबर में 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना 2y, आगे 10 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 20, 10 दूनी 20 हो जाएगा। सभी को एक साइड लेकर के आएंगे तो कितना बनेगा, x प्लस 10 प्लस का 2y माइनस का 2y बन जाएगा और प्लस का 20 भी माइनस का 20 बन जाएगा और बराबर में 0। हल करते हैं आगे, x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 मतलब माइनस 10 आ जाएगा और बराबर में 0। ये बन जाएगी हमारी समीकरण 2, ठीक है। विलोपन विधि से x और y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए x प्लस का है, समीकरण 2 के अंदर भी x प्लस का है। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा ना, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब ये लिखने के बाद दोनों समीकरणों को नोट कर लेंगे भाई। समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 थी हमारी x माइनस 3y जमा 10 और बराबर में था 0। ये थी भाई हमारी समीकरण 1। इसके नीचे समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं। x माइनस 2y माइनस 10 बराबर में था हमारा कितना, 0। ये बन गई हमारी समीकरण 2। घटा लेते हैं भाई, घटाने पे क्या होगा, नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। प्लस का x है और माइनस का x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बच गया भाई, माइनस का 3y और प्लस का 2y, कितना बनेगा, माइनस का y बन जाएगा। चलिए लिख लो माइनस y। आगे देखिए प्लस 10 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 20, कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा प्लस का 20 और बराबर में 0। y माइनस का है, अगर मैं y को इधर लेकर के जाऊंगा तो y प्लस का हो जाएगा, यानी 20 बराबर y आ जाएगा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं हम कितना भाई, 20। क्लियर, y बराबर लिख सकते हैं हम 20, यानी जो y का मान है हमारा कितना आ जाएगा, वो 20 आ जाएगा। चलिए y का मान हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो y का मान हमारा आया है ना, इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं भाई। किसमें करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा भाई, x तो ऐसे ही रहेगा माइनस 3y, 3 गुना y का मान कितना था 20 और प्लस में 10 बराबर में आएगा 0। आगे थोड़ा हल कर लेते हैं, x माइनस 20 या 60 प्लस 10 बराबर 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 60 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 50 बराबर में 0। या फिर x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 50 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 50। अब देखिए हमने क्या क्या माना था, हमने नूरी की आयु मानी थी x जो कि आ गया हमारा 50 है ना, और सोनू की आयु मानी थी हमने y वर्ष जो कि आया है 20। इसका मतलब क्या है, जो नूरी की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 50 वर्ष और सोनू की आयु हो जाएगी हमारी 20 वर्ष। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। और यही तो हमको निकालना था। इसी के साथ ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 भी हमने कर लिया। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 20 की ओर। इस वाले प्रश्न के अंदर बोला गया है समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण युग्म को हमको क्या करना है, हल करना है, यानी x और y का मान हमको ज्ञात करना है। ये वाला प्रश्न 2022, 23 और 24 में आया हुआ है। चलिए करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, दोनों समीकरणों को एक बार नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 2/y और बराबर में 11। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। चलिए समीकरण 1 हो गई। इसी के बराबर में हम क्या करते हैं, दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं। 4/x माइनस 5/y और बराबर में 7। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। क्लियर, समीकरण 1 और समीकरण 2 मैंने लिख लिया।
अब इस वाले प्रश्न को हम करेंगे विलोपन विधि से। क्या करेंगे भाई? विलोपन विधि से। और विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? विलोपन विधि में हम किसी भी एक पद को सेम बना लेते हैं। अब इसके अंदर ना मैं जो x वाला पद है उसको सेम बनाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर समीकरण 1 के अंदर दे रखा है 3/x, ठीक है, और समीकरण 2 के अंदर दे रखे हैं 4/x। इन दोनों को सेम कैसे बना सकता हूँ भाई मैं? चलिए इन दोनों को मैं नीचे लिख लेता हूँ, 3/x और 4/x। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 3/x में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 4/x में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा? देखो यहाँ पर 12/x बन जाएगा और यहाँ पर भी हमारा 12/x बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा इतना है कि अगर मैं समीकरण एक के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और समीकरण 2 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो x वाला पद है हमारा वो सेम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? x वाला पद हमारा सेम हो जाएगा। चलिए तो फिर मैं इसको करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं नीचे लिख देता हूँ, समीकरण 1 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर, 4 से गुना करने पर क्या होगा भाई? सबसे पहले बाई और 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा 3/x प्लस 2/y, और दाई ओर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब बाई ओर की है तो ये हो जाएगा 4 गुना 11। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, सरल कर लेते हैं। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 और अपॉन में x प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2/y में भी करनी पड़ेगी। कितना बनेगा? 8/y, और दाई ओर हो जाएगा हमारा 11 चौक 44। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। कितना मानेंगे भाई? समीकरण 3 इसको मान लेंगे। चलिए समीकरण 3 हमारी ये हो गई। अब समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 के अंदर मैंने किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था? समीकरण 2 के अंदर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा भाई? देखो यहाँ पर 3 आएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4/x माइनस 5/y। दाई और भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 गुना 7। आगे सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/x में 3 से मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 4 ते 12/x, ठीक है। माइनस के 5/y में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15/y आ जाएगा। 3×5 = 15 होता है ना। दाई और हो जाएगा 7 ते 21, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 4। इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब यहाँ पर देखिए 12/x आ गया और समीकरण 4 के अंदर भी 12/x आ गया। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। चलिए समीकरण 3 और समीकरण 4 को नोट कर लेते हैं फिर। 12/x प्लस 8/y और बराबर में 44। ये हो गई हमारी समीकरण 3। समीकरण 4 को इसके नीचे नोट करेंगे, जो कि है 12/x माइनस 15/y और बराबर में 21। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 4, ठीक है। अब घटाना है ना, तो घटाने पे क्या होगी? जो नीचे वाली समीकरण है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये चेंज कर लिया। अब जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। 12/x और 12/x दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। अब आगे जो कुछ भी बच गया उसको सरल कर लेना है भाई। आगे जो कुछ भी हमारा बच गया ना, उसको क्या करना है? उसको सरल कर लेना है। चलिए कर लेते हैं फिर। चलिए कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ऐसे करके। अब यहाँ पर देखना, 8/y और प्लस का 15/y कितना हो जाएगा? 8 और 15 हो जाएगा हमारा 23। तो भाई ये बनेगा 23/y, और बराबर में कितना हो जाएगा? 44 माइनस 21 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 3 2 23 आ जाएगा। कितना आएगा? 23 आ जाएगा। या फिर y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा कितना भाई? y बराबर आ जाएगा 23/23। कैंसिल आउट होकर के आ जाएगा 1, यानी y बराबर आ जाएगा हमारा 1। y का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब जो y का मान हमारा आया है ना, इसको समीकरण 1 2 3 या 4 जिसमें हमको इजी लगे, जिसमें आसान लगे, उसमें रख देना है, ठीक है। उसमें रख देना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ? मैं सीधा सिंपल क्या कर लेता हूँ भाई, y बराबर 1 को समीकरण 2 में रख लेता हूँ। क्या करता हूँ? समीकरण 2 में रख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में क्या करना है? y बराबर 1 रखना है। तो जहां पर y है ना, उसकी जगह हमको 1 रखना है। तो समीकरण 2 हमारी ये रही, इसके अंदर रख लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा 4/x माइनस 5/y का मान कितना है? 1। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और बराबर में 7। अब ध्यान से देखना, अगर 5/1 को मैं इधर लेकर के जाऊंगा ना दाई ओर, तो ये हो जाएगा प्लस का। और 5/1 का मतलब कितना है भाई? 5/1 का मतलब 5 ही तो है। तो कितना बनेगा? 4/x बराबर 7, माइनस का 5 था, इधर जाकर के हो जाएगा प्लस का 5। या फिर 4/x बराबर हो जाएगा 7 और 5 12, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं? x बराबर आ जाएगा 4/12।
कर लेते हैं कैंसिल आउट, 4 एकम 4, 4 ते 12। तो x का मान आ जाएगा हमारा 1/3। x का मान आ जाएगा हमारा 1/3। क्लियर। x और y का मान ही तो निकालना था। तो हमारा हल क्या हो जाएगा भाई? अतः हल होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे अतः हल होगा। हल क्या हो जाएगा भाई? हल हो जाएगा हमारा कितना भाई? x बराबर 1/3 और y बराबर कितना? 1। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 20 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगा प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 में बोला गया है प्रतिस्थापन विधि की सहायता से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, ये हमको रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं और इसको प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। 2024 और 2025 में ये वाला प्रश्न आया हुआ है। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों समीकरणों को एक बार नोट कर लेते हैं। 7x माइनस 15y और बराबर 2, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। क्लियर, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। इसी के साथ जो दूसरा समीकरण है उसको भी नोट कर लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 3 और इसको नाम दे देंगे समीकरण 2 का। चलिए ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं भाई? ये समझ लीजिए। प्रतिस्थापन विधि में हम किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान निकाल लेते हैं और उस चर के मान को दूसरे वाले समीकरण के अंदर रख देते हैं। ऐसा करने से हमको एक चर का मान प्राप्त हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 2 से। क्या लिखता हूँ भाई मैं यहाँ पर? समीकरण 2 से। चलिए मैंने ये लिख दिया। ये लिखने के बाद एक बार मैं समीकरण 2 को नोट कर लेता हूँ। x जमा 2y बराबर 3, ये है हमारी समीकरण 2। और इसके अंदर से मैंने क्या बोला कि भाई किसी भी एक चर का मान निकालूंगा। तो इसके अंदर मैं x का मान निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए x का मान निकालूंगा कैसे मैं? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2y हमारा प्लस का है, अगर मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी 3 माइनस 2y। तो देखो x बराबर कितना आ गया? 3 माइनस 2y। x का मान निकल के आ गया। अब मैंने क्या बताया था? सबसे पहले चर का मान निकालना है और उसको निकालने के बाद दूसरे वाले समीकरण में रख देना है। समीकरण 2 से निकाला है चर का मान मैंने, तो इसको किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में रखने पर। क्या लिख दूंगा भाई यहाँ पर मैं? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर। ये लिखने के बाद मुझे क्या करना है? x की जगह समीकरण 1 के अंदर 3 माइनस 2y रखना है। चलिए रख देते हैं भाई। अब देखिए 7 और मल्टीप्लाई में था हमारा x। 7 और मल्टीप्लाई में कितना था? x। और x की जगह कितना आ जाएगा हमारा? 3 माइनस 2y, क्योंकि x का जो मान है ना वो कितना है? 3 माइनस 2y है। आगे जो कुछ भी है उसको सेम लिख देंगे। माइनस 15y और बराबर में 2। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 7 ते 21 हो जाएगा। कितना बनेगा भाई? 7 ते 21। अब 7 की मल्टीप्लाई माइनस के 2y में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 7 दूनी 14, 14y। माइनस का 7 दूनी 14y आ जाएगा। और माइनस 15y बराबर में चल रहा है हमारा 2। आगे हल कर लेते हैं। 21 माइनस का 14y और माइनस का 15y कितना हो जाएगा भाई? 14 और 15 हो जाएगा हमारा 29। माइनस का 29y आ जाएगा और बराबर में 2। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखना जो 21 है हमारा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो माइनस 29y बराबर आ जाएगा हमारा कितना? 2 माइनस 21। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा और हल करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आएगा 2 माइनस 21 का मतलब कितना है? माइनस 19। और 29 हमारा मल्टीप्लाई में था, दाई ओर लेकर आया मैं तो ये जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 29 आ जाएगा डिवाइड में। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आ जाएगा हमारा कितना भाई? 19/29। कितना आएगा? 19/29। अब जी y का मान हमारा आया है। जी y का मान हमारा आया है। इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दो, अब तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखना आसान है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर। चलिए भाई रख देते हैं समीकरण 2 के अंदर। चलिए रख देते हैं समीकरण 2 के अंदर। तो देखो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 ये रही हमारी। देख लीजिए y की जगह कितना रखना है? 19/29। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 गुना y का मान कितना था? 19/29। तो गुना में आ जाएगा 19/29 और बराबर चल रहा है हमारा 3। या फिर x प्लस 19 दूनी 38, 38/29 और बराबर में 3। अब 38/29 को जब मैं दाई ओर लेकर के जाऊंगा तो माइनस को हो जाएगा, यानी बन जाएगा ये x बराबर 3 माइनस 38/29। क्लियर। इसको हल कर लेते हैं। x बराबर कितना आएगा भाई? 29 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 9 3 27, कैरी हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 2 8, 87 आ जाएगा। माइनस हो जाएगा 38 और बटे में आ जाएगा तुम्हारा 29। भाई ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे। चलिए ये हो गया। या फिर x बराबर कितना हो जाएगा? 87 में से 38 माइनस करने हैं। 87 में से क्या करना है भाई? 87 में से 38 माइनस करने हैं। कर लेते हैं। माइनस करेंगे, 17 में से 8 जाकर के बचेगा 9 और 7 में से 3 जाकर के बचेगा 4। तो ये आ जाएगा 49।
तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 49/29। एक्स और वाई का मान हमने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः अतः हल अतः हल एक्स बराबर 49/29, वाई बराबर 19/29 होगा। वाई बराबर 19/29 होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 पर आ गए थे। प्रश्न नंबर 22 में बोला गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये हमको रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है और इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए बोला गया है। वैसे भी विलोपन विधि से हम बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को एक बार नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 3x जमा 2y और बराबर में आ जाएगा 11। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ठीक है भाई, ऐसे तो करते आए हैं। उसके बाद जो दूसरा समीकरण है उसको भी नोट कर लेते हैं, 2x जमा 3y बराबर में 4 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम क्या करते थे, विलोपन विधि में किसी भी एक पद को विलुप्त करते थे। लेकिन इसमें ना जो x और y वाले हमारे पद है समीकरण 1 और समीकरण 2 के अंदर, दोनों अलग अलग है। तो इनको विलुप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसी एक पद को सेम करना पड़ेगा। चलिए मैं x वाला पद सेम करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर समीकरण 1 के अंदर 3x है और समीकरण 2 के अंदर है 2x। तो इनको सेम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा अलग समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो 3x और 2x, इनको सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब जो ये वाला देखो यहाँ पर 2x है ना, इसका 2 उठाऊंगा, इसकी मल्टीप्लाई तो कर दूंगा 3x में। ठीक है, और जो हमारा 3x था इसका जो 3 होगा उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x में। ऐसा करने पे क्या होगा, देखो यहाँ पर 6x तो इधर हो जाएगा और 6x इधर हो जाएगा, दोनों सेम बन जाएंगे। क्लियर, दोनों सेम बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 के अंदर तो हमको दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई करनी है भाई, और समीकरण 2 के अंदर दोनों पक्षों में 3 से गुना करनी है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर आगे देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 से गुना करने पर। इतना लिखने के बाद दोनों पक्षों में 2 से गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 3x जमा 2y और बराबर में आ जाएगा 2 गुना 11। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 की मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई करनी है 2y में। 2 की मल्टीप्लाई 2y में करने पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4y और बराबर में दाई और आ जाएगा हमारा 11 दूनी 22। क्लियर, इसको मान लेंगे समीकरण 3। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब ऐसे ही समीकरण 2 के अंदर हमको 3 से गुना करनी थी, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। 3 से गुना करने पर ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद चलिए फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो जाएगा ये 3 और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2x जमा 3y, दाई ओर हो जाएगा 3 गुना 4। हल कर लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 3y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 9y हो जाएगा और बराबर में 4 3 12। इसको मान लेंगे हम समीकरण 4। कितना मानेंगे भाई, समीकरण 4 मान लेंगे इसको। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 में देखें, समीकरण 3 के अंदर है 6x और समीकरण 4 के अंदर भी 6x है। दोनों के साइन सेम है, तो घटाने पर क्या होगा, ये दोनों की दोनों विलुप्त हो जाएगी यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपल हमको कुछ नहीं करना, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को अब घटाना है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। चलिए भाई घटा लेते हैं। समीकरण 3 सबसे पहले नोट कर लेते हैं 6x जमा 4y और बराबर 22। ये हो गए हमारी समीकरण 3। इसके नीचे समीकरण 4 को नोट कर लेते हैं 6x जमा 9y और बराबर में आ जाएगा 12। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 4। अब घटा लेते हैं दोनों को। घटाने पर क्या होगा, जो नीचे वाली समीकरण है ना उसके जो साइन हो गए वो चेंज हो जाएगा। जो प्लस का होगा वो माइनस का और जो माइनस का होगा वो प्लस का, ऐसे करके चेंज कर लोगे। अब जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। देखो 6x ऊपर प्लस का है और 6x नीचे माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसके बाद इसको आगे सरल कर लेंगे। 4y माइनस 9y, भाई ऊपर तो 4y हमारा प्लस का है और नीचे है 9y माइनस का, तो माइनस के 5y बच जाएगा। कितना बचेगा भाई, माइनस के 5y। अब बराबर में दाई ओर आ जाओ। 22 माइनस 12 करने पर कितना बचेगा 10 प्लस का 10। या फिर y बराबर कितना आ सकता है भाई हमारा 10 बटे माइनस का 5, ये तो आएगा। और इसको जब आगे सरल करेंगे तो y का मान आ जाएगा माइनस का 2। y का मान कितना आएगा भाई, y का मान आ जाएगा माइनस का 2। अब कुछ नहीं करना, जो y का मान आया है ना हमारा माइनस का 2, इसको समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3 या फिर समीकरण 4 जिसमें तुम्हारी मर्जी हो उसमें रख दो, जिसमें आसान हो रखना। तो मैं क्या करता हूँ, y बराबर माइनस 2 समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ पर मुझको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, y बराबर माइनस 2 समीकरण 1 में रखने पर। चलिए भाई रख देते हैं, फिर रख देते हैं।
तो y बराबर -2 रखना है समीकरण 1 के अंदर। समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 था हमारा भाई 3x जमा 2y और बराबर में था 11। ये तो था हमारा समीकरण 1। इसके अंदर क्या रखना है भाई? y बराबर -2 रख देते हैं। 3x हो जाएगा जमा 2 गुना -2 और बराबर में 11। इसको थोड़ा और सरल कर लो। 3x प्लस माइनस माइनस, या फिर ऐसे देखो +2 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 4 आ जाएगा ना, और बराबर में 11। अब ये 4 माइनस का जो है हमारा दाई ओर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी 3x बराबर हो जाएगा 11 जमा 4, या फिर 3x बराबर हो जाएगा 15। अब x की मल्टीप्लाई में 3 है, अगर दाई ओर ले जाऊंगा तो ये जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर आ जाएगा 15/3। इसको थोड़ा और आगे सरल करेंगे, तो x बराबर कितना आएगा हमारा? x बराबर आ जाएगा 3 × 5 = 15, 5। x बराबर आ जाएगा हमारा 5। तो इसलिए जो हमारा हल होगा वो क्या हो जाएगा? x बराबर 5 और y बराबर -2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 22 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 में बोला गया है दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2022 और 2024 में भी आया हुआ है। चलिए कर लेते हैं। संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे? संख्याओं को ही मान लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। मैंने x और y दो संख्याएं मान ली, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब दोनों संख्याओं को मानने के बाद अब क्या करना है? प्रश्नानुसार चलना है भाई। कैसे चलना है? प्रश्नानुसार चलना है। अब प्रश्नानुसार देख लीजिए, पहली लाइन में क्या बोला इसने? दो संख्याओं का योग कितना है? 8 है। यानी अगर मैं x जमा y करूंगा ना, तो किसके बराबर आएगा? ये x जमा y करने पर आ जाएगा 8 के बराबर, और ये बन जाएगी हमारी समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे देखो क्या बोला इसने, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। x के व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x, और y का उल्टा कितना हो जाएगा? व्युत्क्रम यानी 1/y, और दोनों का योग कितना दे रखा है? 8/15 दे रखा है, तो बराबर 8/15, और ये बन जाएगी हमारी समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ गई। अब हल करना काफी आसान है हमारे लिए, x और y का मान ही तो निकालना है। अब इस वाले प्रश्न को ना मैं प्रतिस्थापन विधि से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं इस वाले प्रश्न को। तो मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 से ना किसी भी एक चर का मान निकाल लूंगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 से। चलिए फिर समीकरण 1 को नोट भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x जमा y बराबर 8। समीकरण 1 आ गई हमारी दोबारा से। अब यहाँ से मैं x का मान निकालने की कोशिश करता हूँ भाई। तो x का मान कितना आएगा? y प्लस क्या है? दूसरी साइड जाएगा माइनस, तो 8 माइनस y बन जाएगा। तो जो हमारा x का मान है वो कितना आ गया भाई? x का मान आ गया हमारा कितना? x का मान आ गया हमारा कितना? 8 माइनस y। ठीक है ना? x का मान हमारा कितना आ गया? 8 माइनस y। अब कुछ नहीं करना, जो x का मान हमारा आया है ना, इसको समीकरण 2 के अंदर रख देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं भाई। समीकरण 2 हमारा क्या था? 1/x जमा 1/y बराबर 8/15। x की जगह कितना रखना है? 8 माइनस y। तो ये हो जाएगा 1/x था ना, तो x की जगह आ जाएगा 8 माइनस y। आगे का जो कुछ भी है वो सेम आएगा, प्लस 1/y, और बराबर में आ जाएगा 8/15। क्लियर? अब इसको हल कर लेते हैं भाई। हल करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले y की मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 1 में, उसके बाद 8 माइनस y की मल्टीप्लाई करनी है इस वाले 1 में, और इन दोनों की करनी है आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर भाई? इन दोनों की करनी है आपस में मल्टीप्लाई। चलिए फिर करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ मैं। y की मल्टीप्लाई 1 में कर लेते हैं, तो बन जाएगा ये y। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 8 माइनस y की मल्टीप्लाई फिर दोबारा से 1 में करेंगे इस वाले 1 में, तो कितना बनेगा? 8 माइनस y। तो ये हो जाएगा 8 माइनस y, और जो नीचे है हमारा इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बनेगा y मल्टीप्लाई यानी ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस y, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब दाई ओर जो हमारा चल रहा है उसको नोट कर लो, 8/15। अब देखो भाई ध्यान से, ये y प्लस का है हमारा और ये y माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो कुछ बच गया उसको नोट कर लेते हैं एक बार। हमारा बच गया 8/y, 8 माइनस y, और बराबर में आ गया 8/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15×120 बराबर 8y, और ब्रैकेट के अंदर बनेगा 8 माइनस y। क्लियर? अब जो ये 8 है ना, इसको मैं बाई ओर लेकर के आऊंगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा 120/8। कितना बनेगा भाई? 120/8 बराबर इधर क्या रह गया? y इंटू 8 माइनस y, ये रह गया। अब इसको थोड़ा सरल कर लो। 120 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 15×120, सीधा सीधा 15 आ जाएगा भाई, और बराबर y की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 8y माइनस y स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इन दोनों को ना मैं
इन दोनों को उठा करके बाई ओर लेकर के आ रहा हूँ। देखो क्या होगा, जो माइनस का वाई स्क्वायर है ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा भाई, प्लस का वाई स्क्वायर, और प्लस का 8y हो जाएगा माइनस का 8y। प्लस का 15 तो हमारा था ही इधर, और बराबर में आ जाएगा 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। कितना मान लेते हैं भाई, समीकरण 3 मान लेते हैं इसको। चलिए समीकरण 3 को हल कर लेते हैं। एक तरीके से हमारे क्या बन गई, ये द्विघात समीकरण बन गई। इसको हल करने के लिए मैंने क्या बोला था, जो अचर पद है उसकी मल्टीप्लाई करनी है स्क्वायर वाले के गुणांक के साथ में। वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। 15 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा योग, और एक साइड हो जाएगा हमारा गुना। तो गुना के नीचे तो 15 ही आ जाएगा, और योग के नीचे क्या आएगा, योग के नीचे आ जाएगा जो y का गुणांक होगा। y का गुणांक कितना है भाई इसके अंदर, y का गुणांक है हमारा माइनस का 8। y का गुणांक है हमारा माइनस का 8, यानी 15 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं हमको। 15 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका योग तो आए माइनस का 8, और गुना करने पर आ जाए 15। तो क्या हो सकते हैं, 3 5 15, तो मैं 3 और 5 ले लेता हूँ। अब देखो अगर दोनों प्लस का लूंगा ना तो योग जो होगा ना प्लस का 8 आएगा, लेकिन मुझको तो माइनस का चाहिए ना, तो इसलिए मैं दोनों को माइनस का ले लूंगा। तो -3 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। क्लियर। और -3 की -5 में गुना करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 5 15, तो गुना करके भी 15 आ जाएगा। यानी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। अब जो समीकरण 3 है हमारा किसमें चला हुआ है, वाई में। इनके साथ में वाई और चिपका देंगे, भाई ऐसे ही तो करते आए थे हम, वाई और चिपका देंगे। अब जो कुछ भी हमारा ये बन गया, इसको बीच वाले पद की जगह पर रख देना है। तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर -3y -5y और +15 बराबर 0। क्लियर। अब भाई जोड़े बना लेते हैं। जोड़े बनाने तो काफी आसान है हमारे लिए। ये बना लिया, पहले वाले जोड़े के अंदर से y कॉमन आएगा, y -3। अब इधर भी मुझको y -3 बनाना है। देखो यहाँ पर y प्लस क्या है, 3 माइनस का 5y है, और प्लस का 15 है, तो साइन अपोजिट है। तो साइन सेम करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले माइनस ही कॉमन ले लूंगा, साइन ही कॉमन ले लेता हूँ। उसके बाद 5y और 15y में खाली ये देख लो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया भाई। तो यहाँ पर बचेगा प्लस का y और माइनस का 3, बराबर में आ जाएगा 0। क्लियर। इसको मिटा देता हूँ इधर वाले को, ये बन जाएगा। एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं दोबारा से जोड़े बनाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है हमारा, इन दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा y -3। चलिए y -3 मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो स्टार्टिंग में बचेगा हमारा y, और आगे बच जाएगा माइनस का 5, यानी कि माइनस का 5 और बराबर में 0। चलिए ये हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो हमारा y -3 0 के बराबर होगा, या फिर y -5 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं यदि y -3 बराबर 0 है तो y का मान कितना होगा, अभी y का मान हो जाएगा हमारा 3। और यदि y -5 हमारा 0 के बराबर है तो y बराबर कितना होगा भाई, y बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 5। क्लियर। अब y के दो मान निकल के आ गए हमारे। अब y का कोई भी एक मान ले लो भाई, y का कोई भी एक मान ले लो, उससे तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। y के दोनों मान सही है वैसे ये, लेकिन हमको तो एक एक निकालना है ना। तो ले लो भाई, y बराबर मैं 3 ले लेता हूँ। मैं कितना मान के चल रहा हूँ, y बराबर 3 मान के चल रहा हूँ। चलिए y बराबर मैंने 3 ले लिया। अब कुछ नहीं करना, जो y बराबर 3 आया है ना, इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसमें तुम्हारी मर्जी हो उसमें रख दो। समीकरण 1 में रखना आसान है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा भाई, x जमा y का मान आया हमारा 3 और बराबर में 8। 3 जाएगा दाई ओर, माइनस x बराबर हो जाएगा 8 -3, या फिर x बराबर 5। कितना आ जाएगा, x बराबर 5। और हमको संख्या ही तो ज्ञात करनी थी, तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x जिसका मान 5 आया है, और दूसरी संख्या मानी थी हमने y जिसका मान 3 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए पहली संख्या बराबर 5, दूसरी संख्या बराबर 3, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 23 भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 24 में बोला गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। और ये वाला प्रश्न जो है ना 2022 में भी आया हुआ है। चलिए इस वाले प्रश्न को भी कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए इसने पूछा क्या है इस वाले प्रश्न के अंदर। इसमें इस वाले प्रश्न के अंदर ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही मान लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा है। इतना लिखने के बाद अब हमको प्रश्न के अनुसार चलना है भाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार। ये मैंने लिख दिया। ये लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब प्रश्नानुसार हमको चलना है तो पहले वाली लाइन पढ़ लेते हैं। पहले वाली लाइन में क्या बोला है इसने, पहले वाली लाइन में इसने बोला है ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब धारा के अनुकूल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर हमको अनुकूल भी लिखना पड़ेगा, धारा के अनुकूल चलना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर मैं अनुकूल लिख देता हूँ खाली। अब ये बताइए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगी भाई, स्थिर जल में तो ऋतु की चाल है x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। और मान लो धारा के अनुकूल तैर रही है, यानी कि धारा की दिशा भी इधर ही है और ऋतु के तैरने की दिशा भी इधर ही है, तो क्या होगा भाई, धारा ना ऋतु को और आगे की ओर पुश करेगी, धकेलेगी आगे की ओर, तो जो ऋतु की चाल होगी वो धारा की चाल के साथ मिक्स होकर के ना बढ़ जाएगी। यानी ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, ऋतु की चाल हो जाएगी x जमा y किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसकी चाल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऋतु की चाल। और ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी भाई, ऋतु की चाल हो जाएगी हमारी x जमा y किलोमीटर पर घंटा, ये हो जाएगी। और अनुकूल दिशा में वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं, यानी समय हो जाएगा 2 घंटा। कितना हो जाएगा भाई, 2 घंटे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 आवर, 2 घंटे हो गए समय। और कितना तैर सकते हैं, 20 किलोमीटर, तो दूरी हो जाएगी 20 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अब कुछ नहीं करना भाई, आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, कौन से वाला फॉर्मूला है आप लोगों का, चाल बराबर दूरी बटे समय। उस वाले फॉर्मूले के अंदर ये सभी वैल्यू आप लोगों को रख देनी है, चाल भी तुम्हारे पास है, समय भी है और दूरी भी, वो वाली वैल्यू रख देनी है। देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा तब तब देखो तब क्या होगा, तब क्या होगा भाई, तब हो जाएगा आप लोगों का चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना भाई, समय हमारा डिवाइड में है ना नीचे, अगर समय को मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो ये चल जाएगा गुना में, तो बन जाएगा आप लोगों का चाल, चाल गुना समय और बराबर में आ जाएगा दूरी। कितना आएगा, दूरी आ जाएगा बराबर में। चलिए इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब वैल्यू रख देते हैं, चाल कितनी थी हमारी, चाल थी हमारे पास x जमा y, तो x जमा y हो जाएगा। मल्टीप्लाई समय कितना था, समय था 2 घंटा, तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। और दूरी कितनी थी, 20। ये हो गया क्लियर, ये हो गया। या फिर x जमा y बराबर क्या हो सकता है, 20/2, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। या फिर x जमा y बराबर आ जाएगा हमारा 10। कितना आएगा भाई, 10 आ जाएगा। और ये बन जाएगी हमारी समीकरण 1। चलिए ये तो हमने कर लिया। अब आगे देखिए, धारा के प्रतिकूल की बात हो रही है ना, धारा के प्रतिकूल। अब धारा के प्रतिकूल देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले प्रतिकूल, प्रतिकूल। अब धारा के प्रतिकूल देख लीजिए, अब देख लीजिए धारा के प्रतिकूल, जब वो इस बार तैरेगी तो धारा क्या होगी, इस बार उसको पीछे की ओर धकेलेगी, ना कि आगे की ओर। यानी कि उसकी स्पीड को ना, इसको चाल को कम कर देगी। तो जो उसकी चाल होगी, चाल कितनी हो जाएगी भाई, उसकी चाल हो जाएगी x-y किलोमीटर पर घंटा। कितनी हो जाएगी, x-y किलोमीटर पर घंटा। हमेशा याद रखना है, अनुकूल में क्या होगा, अनुकूल में चाल बढ़ेगी और प्रतिकूल में चाल घट जाएगी। क्लियर। और 2 घंटे में कितना तैर रही है वो, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो समय होगा, यहाँ पर जो समय होगा इस बार, समय तो 2 घंटा ही हो जाएगा, लेकिन कितने किलोमीटर तैर रही है, केवल 4 किलोमीटर। तो जो दूरी हो जाएगी हमारी, तो दूरी हो जाएगी हमारी कितनी, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब भाई जो हमने फॉर्मूला निकाला था ना, ये वाला, इसके अंदर ये सभी वैल्यू रख देनी है, चाल गुना समय बराबर दूरी। रख दो भाई, चाल कितनी है हमारी, चाल थी हमारे पास x-y, समय कितना है 2 और दूरी है 4। चलिए ये हो गया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो x-y बराबर आ जाएगा कितना, 4/2। इसको आगे हल करेंगे तो x-y बराबर आएगा हमारा 2 दूनी 4। और ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के लिए क्या करूंगा मैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। चलिए जोड़ लेते हैं भाई, समीकरण 1 नोट कर लेते हैं, x-y बराबर 10। ये हो गई हमारी समीकरण 1। ठीक, इसके नीचे समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं, बराबर 2, समीकरण 2 हो गई। दोनों को जोड़ लेते हैं भाई। जोड़ने पर क्या होगा, अपोजिट साइन वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे y प्लस का है और y माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गए। अब x जमा x कितना होगा, 2x बराबर 10 और 2 12। या फिर x बराबर आ जाएगा 12/2, 12/2। और 12/2 का मतलब कितना होता है, 12/2 का मतलब होता है हमारा 6। अब x का मान आ गया हमारा 6। अब कुछ नहीं करना, जो x बराबर 6 आया है ना, इसको समीकरण 1 में रख देना है।
तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा भाई, x बराबर कितना रखना है 6, तो ये बन जाएगा 6 जमा y बराबर 10, और 6 हमारा प्लस का है, दाई ओर जाएगा तो ये जाएगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, या फिर y बराबर आ जाएगा हमारा कितना 4, y बराबर आ जाएगा 4। अब ये देख लीजिए हमने क्या क्या माना था, हमने माना था स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर पर घंटा है ना, और x का मान आया हमारा 6, तो स्थिर जल में जो ऋतु की तैरने की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 6 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की चाल हमने क्या मानी थी y किलोमीटर पर घंटा, और y का मान आया है हमारा 4, तो धारा की चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा होगी, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 24 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। ये वाला प्रश्न 2024 में आया हुआ है, और इस वाले प्रश्न के अंदर बोला गया है 4 कुर्सियां तथा 4 मेजों का मूल्य 360 रुपए है, और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए, और वो भी अलग अलग ज्ञात करने के लिए इसने बोला है। चलिए इसको कर लेते हैं। करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसने क्या पूछा है हमसे, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पूछा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपए, एक कुर्सी का मूल्य बराबर x रुपए, एक मेज का मूल्य बराबर y रुपए। अब एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य हमने मान लिया। अब कुछ नहीं करना भाई, प्रश्न अनुसार हमको चलना है, जो कुछ भी इसने प्रश्न के अंदर बोला है उसी के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले प्रश्न अनुसार, ये लिख दिया मैंने। अब ये लिखने के बाद पहले वाली लाइन पे आ जाओ। पहले वाली लाइन में क्या बोला था इसने, पहले वाली लाइन में इसने बोल रखा है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है। चलिए कर लेते हैं। अब ये बताइए, एक कुर्सी का मूल्य कितना था x रुपए, और एक मेज का मूल्य था y रुपए। ठीक है, ये दे रखा है हमको एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य। 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, जब एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, यानी कि जो कुर्सियां थी 4 हमारी, उनका मूल्य कितना निकल के आ गया 4x रुपए आ गया। ऐसे ही एक मेज का मूल्य y रुपए था, तो 7 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा 7y रुपए, कितना हो जाएगा 7y रुपए। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का जोड़ बराबर आएगा हमारा किसके बराबर भाई, 360 के। किसके, 360 रुपए के था ना सब कुछ सामान हमारा, तो 360 के बराबर आ जाएगा, और इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब नीचे वाली लाइन में आ जाइए, इसमें क्या बोला, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। अब ये बताइए, जब एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है तो 6 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा 6x रुपए। ऐसे ही जब एक मेज का मूल्य y रुपए है तो 10 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा 10y रुपए। और जब इन दोनों का टोटल निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा 520 रुपए के, तो ये आ जाएगा 520 रुपए के बराबर, और ये बन जाएगी हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ गई। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे भाई, किसी भी एक पद को सेम करेंगे, ये तो बताया था मैंने, किसी भी एक पद को सेम करेंगे, x वाले को सेम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 6x है, ऊपर 4x है और नीचे 6x है, तो कैसे सेम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 4x 6x सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले 6x का 6 पहले वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले 4x का 4 दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 4x की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24x, और 6x में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 24x आ जाएगा। हो गया ना सेम, यानी इक्वेशन 1 के अंदर तो हमको 6 से मल्टीप्लाई करनी है, और इक्वेशन 2 के अंदर हमको 4 से मल्टीप्लाई करनी है। ये हमारी समझ में आ गया। चलिए अब करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में 6 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 6 से गुना करने पर चलिए कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 ब्रैकेट के अंदर आएगा 4x जमा 7y, और बराबर में 6 गुना 360, ये हो गया भाई। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24x प्लस 7 छंग 42y बराबर 6 की 360 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0, 6 छंग 36, कैरी 3 हो जाएगा 36 18 और 3 21, 2160 आ जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। कितना मान लेते हैं भाई, समीकरण 3। क्लियर, इसको मिटा लेता हूं मैं। चलिए 4 को मिटा देता हूँ। अब समीकरण 2 के अंदर हमको किससे मल्टीप्लाई करनी थी, 4 से। चलिए कर लेते हैं फिर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर। अब देखिए 4 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारा 4 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6x जमा 10y बराबर 4 गुना 520, ये हो जाएगा। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना हो जाएगा
4 6 24, 24x जमा 10y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना बैठेगा 40y, और बराबर में आ जाएगा 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2080। और इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। कितना मानेंगे समीकरण 3 तो हमने मान लिया था, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 के अंदर देख लो, समीकरण 3 के अंदर भी 24x है और समीकरण 4 के अंदर भी 24x है, ठीक है ना। इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। चलिए भाई घटा लेते हैं, समीकरण 3 को नोट कर लेते हैं। 24x जमा 42y बराबर 2160, ये हो गई हमारी समीकरण 3। समीकरण 4 को नोट कर लेते हैं। 24x जमा 40y और बराबर में आ जाएगा 2080, ये हो गई हमारी समीकरण 4। घटा लेते हैं भाई। घटाने पर क्या होता है, नीचे वाली समीकरण जो होती है ना हमारी, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का, और जो माइनस का होता है वो प्लस का। कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 24x से 24x कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। अब आगे देख लो क्या बच गया, 42y प्लस का है और 40y है माइनस का, तो कितना बचेगा 2y प्लस का बच जाएगा। 2160 में से 2080 जाने पर कितना बच जाएगा भाई, 2160 में से 2080 जाने पर बच जाएगा हमारा 80। कितना बचेगा 80 बच जाएगा। या फिर y बराबर कितना आ जाएगा 80/2, है ना। y बराबर कितना आ जाएगा 80/2 करेंगे तो आ जाएगा 40। तो y का मान आ जाएगा हमारा 40। अब जो y का मान हमारा 40 आया है, इसको समीकरण 1, समीकरण 2, 3 या 4 जिसमें तुम्हारी मर्जी है उसमें रख दो। समीकरण 1 में रखना थोड़ा आसान है, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने से पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलिए छोटा भी मैंने कर लिया। अब y बराबर 40 समीकरण 1 में रखना है हमको, चलो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x जमा 7y था ना, तो 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 40 और बराबर में 360, ये हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 4x जमा 7 चौक 28, 280 आ जाएगा और बराबर में 360। अब 280 दाई ओर जाकर के 360 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारा 4x बराबर 360 माइनस 280, या फिर 4x बराबर आ जाएगा कितना, 4x बराबर आ जाएगा हमारा 0.8, 80 बच जाएगा। या फिर x बराबर आ जाएगा 80/4, और 80/4 का मतलब कितना होता है, 80/4 का मतलब होता है 20, यानी x बराबर आ गया हमारा 20। x बराबर आ गया हमारा 20। और हमको कुर्सी और मेज का मूल्य निकालने के लिए इसने बोला था। कुर्सी का मूल्य हमने x माना था और मेज का मूल्य हमने y माना था। x का मान हमारा 20 आ गया और y का मान आ गया हमारा 40। तो इसलिए एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा हमारा 20 रुपए और एक मेज का मूल्य हो जाएगा हमारा 40 रुपए। चलिए इसको लिख देते हैं और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 25 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। अब ये वाला प्रश्न हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है। चलिए फिर देख लेते हैं इसमें क्या बोला है। इस प्रश्न के अंदर बोला गया है समीकरणों x माइनस वाई जमा 1 बराबर 0 और 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए इस प्रश्न को कर लेते हैं। इस प्रश्न को पहले मैं आधा कर लेता हूँ, ठीक है ना, ग्राफ खींच लेता हूँ। उसके बाद आगे देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो समीकरण हमको दे रखे हैं इनको हमको नोट करना पड़ेगा। तो मैं नोट कर लेता हूँ भाई, एक्स माइनस वाई जमा 1 बराबर 0, ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। इसके बाद जो आगे समीकरण दे रखा है उसको भी नोट कर लेते हैं। 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0, और ये मान लेंगे हम समीकरण 2। इतना करने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए हमको सारणी बनानी पड़ेगी। चलिए मैं आप लोगों के लिए सारणी बना देता हूँ। समीकरण 1 और समीकरण 2 की सारणी बनाने के बाद x और y के दो दो मान निकाल लेने हैं। सबसे पहले समीकरण 1 के अंदर देख लीजिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं समीकरण 1 को नोट कर लेता हूँ, जमा 1 बराबर 0। यहाँ पर सबसे पहले मैं x बराबर 0 रखता हूँ। देखो y का मान कितना आएगा, 0 माइनस वाई जमा 1 बराबर 0, या फिर y बराबर आ जाएगा हमारा 1। यानी अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर आता है हमारा 1। एक मान निकाल लिया। इस बार में क्या करता हूँ, y बराबर 0 रख देता हूँ। अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, x माइनस 0 जमा 1 और बराबर में 0, या फिर x बराबर कितना आ जाएगा भाई, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। यानी y बराबर 0 रखने पर x का मान आ जाता है हमारा माइनस का 1। समीकरण 1 वाली जो सारणी है हमने कंप्लीट कर ली। अब समीकरण 2 वाली सारणी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 को नोट कर लेंगे। 3x जमा 2y माइनस 12 और बराबर में 0, ठीक है। तो इसमें भी x बराबर 0 रख देते हैं सबसे पहले।
तो 3 × 0 जमा 2y माइनस 12 बराबर 0। ये 0 हो गया, कितना बचेगा 2y बराबर 12, या फिर y बराबर कितना आ जाएगा 2 6 12। यानी अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो y बराबर कितना आ जाता है 6। एक मान निकाल लिया। इस बार में क्या करता हूँ, y बराबर 0 रख देता हूँ। y बराबर 0 रखने पर कितना हो जाएगा 3x जमा 2 × 0 माइनस 12 और बराबर 0। ये तो 0 हो गया बीच में, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 12, या फिर x बराबर कितना आ जाएगा 4। यानी अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर आ जाता है 4। इसी के साथ समीकरण 2 वाली जो सारणी है हमने वो भी कंप्लीट कर ली। अब इतना करने के बाद क्या करना है भाई, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। चलिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए मैंने ग्राफ बना लिया है भाई। अब ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की जो रेखाएं होगी उनको ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित कर देना है। सबसे पहले समीकरण 1 की रेखा को प्रदर्शित कर देते हैं। समीकरण 1 की रेखा को प्रदर्शित करने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए 2 बिंदु मान लेता हूँ। और जो पहला बिंदु है इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 1, ठीक है। और जो दूसरा बिंदु है इसके निर्देशांक क्या हो गए, -1, 0। तो सबसे पहले वाले बिंदु को देख लेते हैं, ठीक है ना, जिसके निर्देशांक 0, 1 है। ये वाला ग्राफ के ऊपर कहां पर आएगा, तो x पे 0 चलना है और y पे 1। तो भाई कैसे चलना है, x पे 0 चलना है और y पे 1। तो x पे मैं 0 चल दिया और y पे 1 चलने के लिए मुझको ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझको एक बिंदु मिल जाएगा भाई, x पे 0 y पे 1। अब जो ये वाला बिंदु है इस वाले बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे कितने, 0, 1। क्लियर। अब ये दूसरे वाला बिंदु देख लो जिसपे -1 चलना है x पे और y पे चलना है 0। तो x पे -1 चलने के लिए मैं इधर चला और y पे चलना है 0, तो इसलिए यहीं पे ये बिंदु हमको मिल जाएगा। और इस वाले बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, -1, 0। क्लियर। अब ये दोनों बिंदु जो हमारे पास है ग्राफ के ऊपर, इन दोनों बिंदु से जाने वाली एक रेखा को खींच देना है। चलिए मैं खींच देता हूँ आप लोगों के लिए। और जो रेखा है हमारी ये समीकरण 1 वाली रेखा है, इसलिए इसके ऊपर समीकरण 1 को भी लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे x - y जमा 1 बराबर 0। क्लियर। ऐसे ही समीकरण 2 वाली रेखा को भी ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित कर देना है। कर लेते हैं भाई। एक बिंदु ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। पहले वाले बिंदु के निर्देशांक हो जाएगी 0, 6 और दूसरे वाले की हो जाएगी 4, 0। चलिए पहले बिंदु को देख लेते हैं। 0, 6 कहाँ बैठेगा हमारा, x पे 0 चलना है और y पे 6। तो x पे 0 चलना है, y पे 6, तो x पे 0 चला और y पे 6 चलने के लिए मुझको ऊपर जाना पड़ेगा भाई। यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 6 यहाँ पर आ जाएगा ये। तो जो ये वाला पॉइंट मुझको मिला है इस वाले पॉइंट के निर्देशांक हो जाएगा हमारे 0, 6। अब 4, 0 वाला पॉइंट देख लीजिए कहाँ पर बैठेगा, x पे 4 चलना है और y पे 0। तो x पे 4 चलने के लिए मैं इधर चला और y पे 0 चलना है, तो इसलिए यहीं पर रह जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। और इस वाले पॉइंट की जो निर्देशांक होगी वो क्या हो जाएगी हमारे, इस वाले पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे 4, 0। क्लियर। अब इन दोनों पॉइंट से जाने वाली एक रेखा को खींच देते हैं भाई। चलिए मैं खींच देता हूँ फिर। और जो ये वाली रेखा मैंने खींची है ना, ये वाली रेखा हमारी समीकरण, ये वाली रेखा हमारी किसकी है भाई, समीकरण 2 वाली रेखा है। चलिए इसके ऊपर समीकरण 2 को लिख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या थी हमारी, 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0। ये थी हमारी समीकरण 2। इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो उस वाले पॉइंट के निर्देशांक मुझको बता दीजिए जहां पर ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, यानी इस वाले पॉइंट के। तो देखो यहाँ पर x पे कितना चलना पड़ा हमको, x पे चलना पड़ा हमको 2, ठीक है ना, x पे चलना पड़ा हमको 2। और y पे बताओ कितना चलना पड़ा भाई, y पे चलना पड़ा है हमको लगभग 3। लगभग 3 नहीं, पूरा 3 चलना पड़ा है, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्राफ मैंने खुद बनाया है ना, तो इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे आया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। तो x पे मुझको चलना पड़ा 2 और y पे चलना पड़ा 3। तो इस वाले पॉइंट के निर्देशांक हो जाएगा हमारे 2, 3। अब आगे देख लीजिए, हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। ग्राफ बनाने के बाद हमने जो रेखाएं थी हमारी उसको भी प्रदर्शित कर दिया। अब आगे देखिए प्रश्न के अंदर क्या बोला इसने। इसने बोला प्रश्न के अंदर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं भाई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अतः x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पर देख लो त्रिभुज कौन सा बना हुआ है हमारा, त्रिभुज हमारा ये वाला बना हुआ है भाई, ये वाला, ठीक है ना। जोन सा मैं दिखा रहा हूँ ना उसको देखना ध्यान से। ये वाला त्रिभुज बना है हमारा, ये वाला कुछ। अब शीर्षों के निर्देशांक देख लीजिए। सबसे पहले ये वाला शीर्ष आ जाएगा हमारा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला शीर्ष आ जाएगा। उसके बाद ये वाला शीर्ष आ जाएगा और एक शीर्ष ये रहा हमारा। इसके निर्देशांक लिखने हैं तीनों के। चलिए लिख देते हैं। पहले इसके लिख देते हैं भाई, इस वाले के। तो इस वाले पॉइंट के निर्देशांक हमारे क्या थे, इस वाले पॉइंट के निर्देशांक थे हमारे 1, 0, माइनस का 1, 0। अब दूसरे वाले को देख लेते हैं, इस वाले को। इस वाले के बताइए कितने आए थे हमारे, 4, 0 आए थे ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 4, 0। अब जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, काट रही थी, उस वाले पॉइंट के निर्देशांक क्या है इस वाले के, इस वाले के हैं हमारे 2, 3। तो एक तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर। आगे इसने क्या बोला,
त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब जो त्रिभुज हमारा बना हुआ है इसको छायांकित भी करना है। चलिए भाई कर देते हैं। छायांकित करने के लिए मैं ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको छायांकित कर देंगे और करने के बाद इसको छोड़ देंगे। क्लियर, करने के बाद इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 26 भी हमारा समाप्त हो जाएगा और ये प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से मिलेंगे।